90% लोगों को पैनिक या फियर या नर्वसनेस पब्लिक स्पीकिंग से रिलेटेड होगी। पब्लिक स्पीकिंग के लिए कोई टैलेंट की जरूरत नहीं है। अब जब फिजिकल रूम में जाते हो तो आप काइंड ऑफ नेकेड हो इमोशनली, बिकॉज वो आपको टॉप टू बॉटम देखते हैं। आजकल इंस्टाग्राम के जमाने में हमेशा एक बोला जाता है कि आप हुक दो, पब्लिक आपसे बिल्कुल कनेक्ट हो जाए। बेनिफिट को रिवील कर दो पहले 5 से 7 सेकेंड में, क्योंकि हम सब लोग सेल्फिश है। साइकोलॉजी ने प्रूव कर दिया कि अगर माँ और बच्चे डूब रहे हैं तो कुछ चंद पलों के लिए माँ अपना हाथ बच्चे के ऊपर रखकर ऊपर आएगी। आपके हिसाब से भी इंडिया में सबसे बेस्ट स्टोरीटेलर कौन है? आई थिंक सदगुरु को मैं बहुत प्रेफर करता हूँ। पॉडकास्टर्स की बात करें तो रणवीर मुझे काफी पसंद आता है, क्योंकि वो एक ठहराव लेकर बात करता है। अगर किसी के पास में कंटेंट बहुत सारा है तो व्हाट इज द राइट अप्रोच कि वो स्टोरी टेलिंग में घुस पाए? स्टोरी टेलिंग सबसे पुराना माध्यम है कम्युनिकेशन। कहते हैं कि इट्स 150,000 years old language known to mankind। तो क्या ये पब्लिक स्पीकिंग फॉर्मेट में एआई टूल्स यूज करना ये प्रैक्टिकल है या कहीं ना कहीं इमोशनल डिस्कनेक्ट करता है आपको? आई थिंक मेरी एक्सपीरियंस में इंट्रोवर्ट कुछ होता नहीं है सच। You have to voice it out. You have to find a way to go and negotiate in a better way. Ask powerful questions कि भी what needs to happen for me to be in this position? What do you want to see in me happening as a skill? अगर तुमको ग्रेट स्पीकर बनना है, ग्रेट ह्यूमन बीइंग बनना है, ग्रेट फादर मदर जो भी बनना है, वो कभी भी आप नहीं बन पाओगे जब तक आप ग्लास अपना खाली करोगे। जब आप किसी बड़े स्टेज पे जाते हो तो आपको एड्रेनलिन रश होता है। और इस स्टेज के लाइफ में आई वाज कॉन्टेम्पलेटिंग टू एंड माई लाइफ। सो मैंने रेजर ब्लेड रखा हुआ था अपने विंडो के आसपास कुछ दिनों के लिए। उस वक्त लगता था कि यार तुम ये कर नहीं सकते, जो लोग बोलते हैं सच ही बोलते हैं, तुम कुछ नहीं कर पाओगे अपनी जिंदगी में। अगर आपको लगता है कि आप स्टेज पे जाके नहीं बोल पाते हैं या आपको डर लगता है या किसी भी पब्लिक स्पेस में अगर आप कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं तो ये एपिसोड आप सभी के लिए है। आज हम जानेंगे कि कैसे हम किसी भी प्लेटफॉर्म में या किसी भी स्टेज पे जाके अपने फियर को कैसे कंट्रोल करें और कैसे अपनी स्पीच डिलीवर करें। आज जो हमारे एपिसोड के अंदर हमारे गेस्ट आने वाले हैं उनकी जर्नी इतनी इंस्पायरिंग है कि आप सभी को वो कहीं ना कहीं रिलेट करेगा। आज हम मिलेंगे अमनदीप थिंड से, एक पब्लिक स्पीकिंग कोच जिनकी जर्नी इतनी इंस्पायरिंग है, पंजाब के पिंड से लेके कोलकाता की गलियों से लेके और आज लंदन तक। मेरे वन ऑफ द फेवरेट स्पीकर्स के अंदर उन्होंने काम किया है, टोनी रॉबिन्स। आज का एपिसोड आप सबके लिए कहीं ना कहीं एक लाइफ चेंजिंग होने वाला है। आप सीखेंगे कि भाई कैसे अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट करें। किसी भी पब्लिक मीटिंग में, पब्लिक स्पेस में जाने के लिए आप क्या टेक्निक्स, क्या ब्रेथ वर्क कर सकते हैं कि जहाँ पे आपका एंग्शियस लेवल, आपकी एंग्जाइटी लेवल काम डाउन हो और आप बहुत अच्छा वहाँ पे कुछ ना कुछ अपने दिल का, अपने प्रोजेक्ट का, अपने ऑफिस में, अपनी पर्सनल लाइफ में चीज़ें बोल पाएँ। चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। ये जर्नी आपके लिए बहुत बेहतरीन होने वाली है। इस एपिसोड को लास्ट तक देखना। सर एक माइंडसेट शिफ्ट शेयर करेंगे जो आप सभी को बहुत हेल्प करेगा। लेट्स स्टार्ट दिस। थैंक यू सो मच सर। ये हमारे चैनल के लिए एक बहुत बड़ा एक प्लस पॉइंट है कि आज एक इंटरनेशनल गेस्ट हमारे पास में आया है। और मेरे हिसाब से ना ये एक किस्मत की बात होती है कि आई वॉज अबाउट टू एंड दिस सीज़न 2 बट लकीली कहीं ना कहीं यूनिवर्स ने बोला कि नहीं, एक दी अमनदीप बैठे हैं जिन्हें आपको पक्का एक बार मिलना है आपसे। थैंक यू सो मच, आप आए और इस कॉमेडी का पार्ट बने। थैंक यू फॉर हैविंग मी। लवली सर। सर आज का टॉपिक हम ना एक थोड़ा सा इसको डिफरेंट मोड पे लेके जाएंगे, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज़ हम कर रहे हैं उसी से रिलेटेड है। पब्लिक स्पीकिंग एक ऐसा एक टॉपिक है जिसको आप सोच के देखिए कि हज़ारों स्कूल में बच्चे होते हैं और कॉर्पोरेट में लोग होते हैं, लेकिन उनमें से कुछ ही लोग होते हैं जो इतना ब्लंटली या इतने कॉन्फिडेंटली चीज़ें बोल पाते हैं। और कहीं ना कहीं बहुत सारे टैलेंट सिर्फ स्पीकिंग के चक्कर में, उस फियर के चक्कर में वो चीज़ों बाहर नहीं लेके आते। तो आपका सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आज की जनरेशन में ये जो एक पैनिक मोड है, पब्लिक फियर है, एक प्लेटफॉर्म पे बोलने का, इसमें हम उस चीज़ों को कैसे डील कर सकते हैं? अगर आप ये पॉडकास्ट हमारा कोई बच्चा देख रहा होगा स्कूल का जिसको अपनी प्रेजेंटेशन देनी है, या अपने कोई कॉलेज का कोई बच्चा होगा, उसको आप कैसे इसको डील करेंगे, कैसे आप बताएंगे? आई थिंक इसका थोड़ा सा हम पीछे चलते हैं इसके लिए। ओके। 90% लोगों को पैनिक या फियर या नर्वसनेस पब्लिक स्पीकिंग से रिलेटेड होगी,
क्योंकि हम ऐसे एनवायरनमेंट में कभी पले बड़े नहीं हैं। जब हम जंगलों में रहते थे कुछ हज़ार साल पहले, तो उसकी थोड़ी सी मेंटालिटी अभी भी हम अपने मॉडर्न लाइफ में ब्रेन में कहीं लेकर चलते हैं। जब भी हमारे सामने लोग होते हैं तो हमारा ब्रेन ज़्यादातर लोगों के लिए 90% लोगों के लिए एक जोन में ले जाता है। उसको जोन को हम कहते हैं फ्लाइट एंड फाइट मोड। फ्लाइट एंड फाइट। तो जब ब्रेन को लगता है कि मेरी ज़िंदगी को डेंजर है, तो वो सब कुछ छोड़ देगा, प्रायोरिटी सारी भूल जाएगा। जो भी आपने प्रिपेयर किया, याद किया, वो ये देखेगा कि कैसे मैं अपनी जान को बचा सकता हूँ। या तो मैं उस पावर से लड़ूंगा जो मैंने पहले नहीं दिखाई होगी, या फिर मैं इतनी तेज़ भागूंगा कि मैंने वो स्पीड कभी पकड़ी नहीं होगी। तो मोस्ट लोगों के लिए ये जोन आता है जब हम लोगों के सामने जाते हैं, और इस वजह से ना वो जैसे कहते हैं ना फंबल, ब्लैंकनेस, सारा चीज़ें और ज़्यादा एक्सपैंड हो जाती हैं। तो मेरा जो रिसर्च है और जो मैंने खुद लाइफ में अप्लाई किया है, जहाँ मेरे पैर कांपते थे, मैं किसी को आई कांटेक्ट नहीं दे पाता था, ऊपर नीचे लेफ्ट राइट देखता था 15 साल पहले, तो मुझे ये समझ में आया कि अगर आपके पास अवेयरनेस है कि यू आर ह्यूमन, और आपको काफ़ी काम करने के बाद भी फियर हल्का सा तो रहेगा ही, कंप्लीटली नहीं जाता है, अगर आप उससे थोड़ा एक्सेप्टेंस कर लो तो वो एक फर्स्ट स्टेप बहुत अच्छा रहता है। दूसरी चीज़ जो मैं हमेशा शेयर करता हूँ और बताता हूँ कि पब्लिक स्पीकिंग के लिए कोई टैलेंट की ज़रूरत नहीं है। जो टैलेंट हमें चाहिए वो हमें भगवान जी ने दिया है। हमारे पास वोकल कॉर्ड्स है, हम बात करते हैं, जैसे हम अभी पॉडकास्ट पहले काफ़ी बातें कर रहे थे, अभी भी वही बातें कर रहे हैं। तो ये एक स्किल है जो कि सीखी जा सकती है, उसके लिए वक्त चाहिए होता है। अब डिपेंड करता है आपका अवेयरनेस स्टेज कहाँ पे है। अगर आपके लिए जर्नी शायद हो सकती है 1 साल की हो, शायद 1.5 साल की हो, शायद 2 साल की हो, शायद किसी के लिए 3 महीने की हो। तो ये स्किल आप सीख सकते हैं। ऑब्वियसली जिनके पास है वो आपको दे सकते हैं, एंड जितना आप सीखते चले जाओगे उतना ही आप बेहतर बनते चले जाओगे अपनी स्टाइल में, अपने वॉइस टेक्सचर में, अपनी काइंड ऑफ पर्सनैलिटी में। कुछ लोगों को ये थोड़ा भर्म हो जाता है, या फिर जैसे ना कि हम आइडलाइज करते हैं किसी को, मैं भी करता था। जैसे कुछ टॉप ट्रेनर्स हैं बड़े बड़े, तो हमें लगता था अरे वैसे हस्की वॉइस चाहिए हमको, वैसे हमें आए बोलना है। पर बाद समझ आया कि नहीं, अगर हम अपने वॉइस में बाद में बात करेंगे, अपने स्टाइल में करेंगे, तो हमारे लिए जर्नी काफ़ी आसान रहेगी, क्योंकि जो हम खुद बन सकते हैं वो कोई नहीं बन सकता। तो इट्स बेटर दैट वी स्टे बीइंग हू वी आर, उससे हेल्प मिलती है। बहुत बढ़िया। अभी हमने देखा कि आप शायद टोनी रॉबिन्स से मिल के आए थे, और जब मैं 12th में होता था तो आई यूज्ड टू लिसन अ लॉट ऑफ एरिक थॉमस थिंग्स। वो एक ऐसे मोटिवेशनल स्पीकर हैं जो मतलब आप नींद में भी अगर कोई आदमी सुने ना तो भी उसके गूज़बम्स आ जाएंगे। तो थोड़ा सा वो एक्सप्लेन करो अपने आइडल से, उस ऐसे इंसान से जो इतना वर्ल्ड वाइड फेमस है, वो एक्सपीरियंस आपके लिए क्या रहा होगा टोनी रॉबिन्स से मिलना? टोनी की मैंने किताब पढ़ी थी 2003 में। ओके। एक लोकल ट्रेनर है दिल्ली के, उनका मैंने मोटिवेशनल प्रोग्राम किया था, और वहाँ एक फ्रेंड बने थे प्रोग्राम में, तो उन्होंने रेकमेंड किया कि टोनी की किताब पढ़ो। तो अवेक इन द जायंट विदिन पढ़ी 2003 में, 6 ह्यूमन नीड्स, पेन एंड प्लेजर समझ में आया। 2006 में गॉड की ब्लेसिंग से स्कॉलरशिप मिली, यूके गए। ओके। जॉब ढूंढ रहे थे तो टोनी की एक ऐड फ्लैश अप हो गई। टोनी इवेंट पे गए UPW, और जब UPW जो टोनी के इवेंट पे गए, और ये जो इवेंट है 4 दिन का होता है, मोटिवेशनल प्रोग्राम। पूरा कॉन्सर्ट टाइप होता है। हाँ, फायर वर्क करवाते हैं वो लोग। तो उससे पहले कुछ ट्रेनिंग्स यहाँ किए हुए थे, 2 दिन 3 दिन के, 20 लोग 50 लोग, ज़्यादा 100। जब देखा कि भाई 11,000 लोग उछल रहे हैं लाइफ बदलने के लिए, और फिर फायर वर्क पे आप चलते हो, तो आप पीछे मुड़ के देखते हो, आपको लगता है यार मैंने तो जैसे कहते हैं ना कि इम्पॉसिबल कर दिया ऑलमोस्ट। आग पे कौन चलता है? जब आग सामने होती है तो आपको लगता है कि नहीं यार ये क्या मतलब पागलपन है, कौन चलेगा आग में। और जब आप उस जोन में होते हो, उस एनर्जी में होते हो, तो एक अलग ही लेवल आ जाता है। तो वो इवेंट करने के बाद लगा कि यार ये कैसी दुनिया है, ये कैसी एनर्जी है कि ऐसा भी कुछ क्रिएट किया जा सकता है। तो फिर डिसाइड किया कि इस जर्नी में आगे बढ़ना है, तो बढ़ते चले गए। फिर कंपनी ज्वाइन की जो टोनी को प्रमोट करती थी, क्योंकि इस लाइन को और सीखना था। 2013 में एक टोनी का इवेंट हो रहा था, उसमें थोड़े लोग कम होते हैं, वैसे तो बहुत ज़्यादा होते हैं, पर कम में भी मान लो आप 2000 के आसपास लोग थे। तो फिर बैक स्टेज मौका मिला मिलने का, कुछ काम था बिकॉज उस कंपनी के साथ हम काम कर रहे थे, तो वो काम रिलेटेड था, पर उनसे मिलने का मौका मिला। और आई थिंक ये समझ में आया मुझे उस पल में मिलके कि भाई है अपने ऐसे ही इंसान,
मतलब ऐसे कुछ 4 हाथ 5 आंखें, ऐसे कुछ नहीं है। तो टोनी ने ना अपना हाथ मेरे यहाँ पे रखा था हल्का सा, जब मैंने पूछा कि भाई मैं फ़ोटो ले सकता हूँ, तो हाथ उसका इतना बड़ा है, पूरी छाती भर गई। और हम मेरी हाइट बुरी नहीं है, ठीक ठाक है, जो भी 5'9" है। तो हम कभी फील नहीं करते कि हाइट हमारी शॉर्ट है। पर आप टोनी के साथ खड़े हो गए ना, तो ऐसा लगता है आपको यार कि थोड़ी हाइट होनी चाहिए, कि वो ऑलमोस्ट यहाँ पे है। और टोनी की सबसे पावरफुल चीज़ मैंने पिक की ना, उसका जो जुनून है लोगों को ट्रांसफॉर्मेशन देने का, वो पागलपन की हद पे है। वो सुबह 9 बजे शुरू करता है, रात के 2 बजे तक स्पीकिंग कर रहा है। तो आप सोचते हो कि भाई मशीन है कि इंसान है। और आप देख रहे हो उसको, ब्रेक, एक लंबा ब्रेक लिया उसने 1-1.25 घंटे का या 1.5 घंटे का मैक्सिमम, उसके अलावा कोई ब्रेक भी नहीं है। तो आई थिंक सबसे बड़ी अच्छी चीज़ मुझे टोनी की जो मिली वहाँ से, द इंटेंशन टू सर्व। अगर ऐसा जुनून इसके इंसान के पास हो, आई थिंक कोई चीज़ आपको नहीं रोक सकती। जी, ग्रेट। ये एग्जैक्टली मैं आपकी वाइब्रेशन फील कर पा रहा हूँ, क्योंकि जब मैं क्रिकेट खेला करता था तो मेरे आइडल थे ब्रेटली। तो लकीली लाइफ ने मेरे को उस मोड पे लेके आया कि हम एक ही ड्रेसिंग रूम शेयर कर रहे हैं। तो अभी उनको थोड़ा बहुत गिटार बजाना आता था उस वक्त, अब तो अच्छा बजा लेते हैं, हिंदी गाने भी गा लेते थोड़े बहुत। तो उन्होंने हमें काफ़ी टिप्स दी। तो वो जो कंधे पे हाथ रखना, जैसे आपने बताया कि आपकी चेस्ट पे हाथ रख के, वो एक जो एक एनर्जी एक्सचेंज हुई होगी जो बियॉन्ड वर्ड्स है, जिसको हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपका आइडल आपके साथ में है, तो जब उन्होंने मेरे कंधे पे हाथ रखा, तो वो जो एक फुलफिलमेंट होती है कि भाई ये इंसान का वाइब्रेशन है जो हम बचपन से देख के खड़े हुए हैं, कि कितना ब्रिलियंट फास्ट बॉलर थे और कितने ब्रिलियंट इंसान हैं। तो वो एक कहीं ना कहीं आपको एक अवेयरनेस के जोन में लेके चले आता है कि भाई हाँ, हालांकि सेम ही है, बट हाँ दूसरी कंट्री में बॉर्न एंड ब्रॉट अप वो सब कुछ है, लेकिन हाँ वो एक हम कहीं ना कहीं वो एक आइडलाइज करते हैं उस चीज़ को। बहुत बढ़िया। आई थिंक जिसे हम आई थिंक फैन मोमेंट कह सकते हैं। हाँ एग्जैक्टली, वो वाव कर देता है आपको। जी, वो मोमेंट आई एम श्योर आपके लिए भी कहीं ना कहीं एक ऐसा अपलिफ्टमेंट होगा कि नहीं यार, मैंने कुछ ना कुछ अचीव कर लिया, कि मेरे को मेरे मेंटोर ने टच ही कर लिया, छू लिया यार। हाँ, वो काफ़ी है। फिर काफ़ी दिन तक आप टी शर्ट धोते नहीं हो कि कोई छू लिया है। वो फैन मोमेंट वो ऐसे ही रहता है। वो तो लोग कई बार देखते नहीं आपकी बॉलीवुड में हाथ पे उनका सिग्नेचर ले लिया, वो धो ही नहीं रहे हाथ। तो एग्जैक्टली वो एक नेचुरल एक ह्यूमन मूवमेंट है वो। तो आई एम श्योर वो मेरे लिए, मैंने जब एरिक थॉमस सुनना स्टार्ट किया तो मुझे स्टार्टिंग में बड़ा लगता था कि यार ऐसे भी कोई इंसान किसी को मोटिवेट कर सकता है, कि उसका एक बहुत अच्छा, मैंने हिंदी में उसको कन्वर्ट किया था कि भाई आप कब्रिस्तान जाके देखो, इतने सारे ड्रीम्स पड़े हुए हैं, कितने कितने भटक रहे हैं अभी। तो वो चीज़ें ऐसी थी जो बहुत टच करती हैं। चलिए बैक टू दिस पब्लिक स्पीकिंग। आजकल आपने देखा होगा इंस्टाग्राम के ज़माने में हमेशा एक बोला जाता है कि आपको एक रील्स में या शॉर्ट्स वीडियो में आपको एक हुक देना है, कि आप हुक दो, पब्लिक आपसे बिल्कुल कनेक्ट हो जाए। तो आपके अकॉर्डिंग वो क्या चीज़ होगा अगर किसी इंसान को 10 मिनट के लिए स्टेज पे जाना है, या किसी बच्चे को टीचर के सामने कुछ बोलना है? मैंने तो बहुत पर्सनली फील किया है कि भाई जब भी मैं स्कूल में था और टीचर के सामने वाइवा होता था, तो मेरे तो वर्ड्स ऊपर नीचे, मतलब पढ़ा लिखा हुआ हूँ, सब कुछ है, लेकिन नहीं आना। तो ऐसा आप क्या हैक दोगे उस इंसान को जिसको 10 मिनट स्टेज पे बोलने का है? मेरे 15 साल के रिसर्च में और एक्सपीरियंस में जो चीज़ बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, मैंने देखी है, जिसको काफ़ी लोग हुक भी कहते हैं आजकल, वो हुक इस तरह का होना चाहिए कि आप बेनिफिट को रिवील कर दो पहले 5 से 7 सेकंड में। 3 स्टेप जो आपको एक अमेजिंग कारपेंटर बनाएंगे। मान लीजिए अगर आपका कारपेंट्री का काम है और उस तरह की आपकी ऑडियंस है, 5 मिस्टेक्स ना करें जब आप कार खरीदें सेकेंड हैंड, अगर आपका कार का बिजनेस है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, बट जो मेन उसका फाउंडेशन है उस हुक का, अगर वो बेनिफिट पे रहे तो वो पावरफुल रहता है। क्योंकि हम सब लोग सेल्फिश हैं। साइकोलॉजी ने प्रूव कर दिया कि अगर माँ और बच्चे डूब रहे हैं तो कुछ चंद पलों के लिए, कुछ नैनो सेकेंड्स के लिए माँ अपना हाथ बच्चे के ऊपर रख कर ऊपर आना चाहेगी, पर जैसे उसको एहसास होता है कि मेरा बच्चा है, देन शी माइट लेट गो। सो सेल्फिशनेस हमारे अंदर गॉड ने इनबिल्ड करके भेजा है। तो जो भी सुन रहा होता है वो अपने लिए सुन रहा है। हाँ, आपको वो एडमायर करता है एज अ लाइक कि मेरे इन्फ्लुएंसर हैं या मेरे ट्रेनर हैं, बट डीप डाउन भाई उसको ये कि मुझे क्या मिलेगा। तो अगर वो रिवील हो जाए
शुरू के 5-7 सेकंड में, तो इट्स अ मच बेटर बेट. गारंटी तो किसी चीज़ में नहीं होती, बट द चांसेस ऑफ पीपल लिसनिंग टू यू इज मच हायर. और अगर क्वेश्चन हम पूछते हैं किसी को, तो हमारा कंट्रोल भी रहता है उस कॉन्वर्सेशन का. सो वी पर्सनली बिलीव, और आई पर्सनली बिलीव कि if you start with a benefit revealing question, if you start with a hook, which reveals what they will get in the next 10 minutes, 5 minutes, 1 minute, the chances of you hooking them is very powerful. या फिर आप कोई शॉकिंग स्टेटमेंट दे सकते हैं. अब किसी का नाम नहीं लेते, पर कोई भी अगर मान लो कोई सेलिब्रिटी है, कोई बड़ा टॉप बंदा है जिसको सब जानते हैं, आपको पता क्या हुआ उसके साथ, तो लोग सुनना चाहते हैं भाई क्या हुआ उसके साथ. तो सर जैसे कोविड आया था, तो कोविड ने बहुत चीज़ें चेंज कर दी, हमारे काम के तरीके में भी चेंज कर दिया. हम डेस्क जॉब से सीधा हमारे लैपटॉप्स पे आ गया. हम जहाँ पे हम फिजिकल कम्युनिकेट करते थे लोगों से, हमने जूम मीटिंग्स लेना स्टार्ट कर दिया. तो अगर आप देखो, पब्लिक के लिए क्राउड में बोलना इंपॉर्टेंट है, मुश्किल है, या उस पर्टिकुलर एक 16 इंच के डब्बे में, और कैसे आप इसको डिफरेंस के मायने में, डिलीवरी के के मायने में कैसे आप समझाएंगे इसको, क्या बेटर है, क्या टफ है? आई थिंक दोनों के अपनी इम्पोर्टेंस है, अपनी जगह है. थैंक्स टू पैंडमिक वर्चुअल को काफ़ी इम्पोर्टेंस मिली. और उसके फ़ायदे ये हैं कि आपका क्लाइंट पोलैंड में भी हो सकता है, या फिर आपकी टीम 2 वियतनाम में है, 2 जापान में है, 2 लोग श्रीलंका से काम कर रहे हैं, सारे मिलके आपकी एक टीम बन सकती है. और जूम के थ्रू या फिर जो भी वो सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, कैमरा चलाकर, कैमरे में देख कर, बाय द वे आई कांटेक्ट जो होता है वर्चुअल है वो कैमरे में देख के होता है. अगर हम कैमरे में देख रहे हैं तो मतलब हम डायरेक्ट आई कांटेक्ट दे रहे हैं. अब रियल वर्ल्ड का एक अपना चार्म और एक अपना स्ट्रेंथ भी है. दोनों अपनी जगह पे बहुत पावरफुल हैं. वर्चुअल में पर्सनली मुझे लगता है कि थोड़ा सा एडवांटेज रहता है कुछ चीज़ों को लेकर, कि आप थोड़ा सा सेल्फ करेक्ट कर सकते हो. थोड़ी सी लाइक कि 1-2 मिनट के लिए कैमरा आपने ऑफ कर दिया, या फिर पहले से थोड़ी प्रिपरेशन कर ली, आपके स्टिकी नोट्स अराउंड हैं, वो सब चीज़ें नज़र नहीं आती. अब जब फिजिकल रूम में जाते हो तो आप काइंड ऑफ नेकेड हो इमोशनली, बिकॉज वो आपको टॉप टू बॉटम देखते हैं. तो कुछ लोग आपका शू लेसेस चेक कर रहे होते हैं कि भाई सही लगा है, शू पॉलिश है कि नहीं है. कुछ लोग घड़ी देख रहे होते हैं, कुछ लोग आपका शर्ट टक है कि नहीं देख रहे हैं. तो सारा कुछ दिख रहा होता है. तो वो एक अलग तरह का कॉन्फिडेंस और अलग तरह की, जैसे कहते हैं ना कि प्रेजेंस मांगता है. कैमरा डेफिनेटली मेक्स यू क्लॉक स्टेज टाइम टू अ वेरी डिसेंट लेवल. आई थिंक मेरे पर्सनल अंडरस्टैंडिंग में, फॉर डूइंग दिस फॉर 15 years एंड हैव डन मोर देन 1000 वर्कशॉप, फिजिकल के लिए थोड़ा सा एक हल्का सा अलग एंगल रहता है. आई थिंक वो थोड़ा सा स्लाइटली चैलेंजिंग है. कुछ मेरे क्लाइंट्स और फ्रेंड्स भी शेयर करते हैं कि यार हम कैमरा में बहुत अच्छा कर रहे थे, जैसे हम वो फिजिकल रूम में गए ना, ये पता नहीं कि अचानक से कुछ हिट हुआ और वो बात नहीं बनी जो मैं जूम में करता हूँ. कुछ जो रिसीव कर रहे थे उन्होंने कहा कि यार सर हम इनको एडमायर करते थे, जूम में तो इतने पावरफुल थे ये मैम, और जब इनको हमने रियल में सुना तो यार वैसा फ्लेयर नहीं मिला मुझे. ठीक है ना. तो आई थिंक फिजिकल एक थोड़ा डिफरेंट चैलेंज लाता है. वर्चुअल में हल्का सा आपको थोड़ा एडवांटेज रहता है. तो ये आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं पर्सनालिटी में भी कहीं ना कहीं लैक है? क्योंकि ये तो हम एज ए पब्लिक स्पीकिंग की बात कर रहे हैं, हमने बहुत रिलेशनशिप में भी देखा है कि जेंजीज हो गए या उससे पहले के लोग हो गए, अगर वो फ़ोन पे बात कर रहे हैं तो लंबे 2-2 घंटे बात करेंगे, लेकिन जैसे ही वो किसी से मिलने जाएंगे तो वो बिल्कुल उनकी पर्सनालिटी डिफरेंट हो जाती है, बिल्कुल शांत हो जाते हैं. या और फिर वो एक सामने वाला बोलता है कि भाई तू तो फ़ोन पे तो बहुत बातें कर रहा, तू तो यहाँ बोल नहीं पा रहा. तो ये सब चीज़ें भी कहीं ना कहीं पर्सनालिटी का एक लैक है. इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? आई थिंक डेफिनेटली पर्सनालिटी पे ये डिपेंड करता है. प्लस इसमें साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट भी है. अगर हम कॉन्टेक्स्ट लें फ़ोन की बात की, और अगर हम ऑफ कैमरा हैं, तो सिर्फ हमारी वॉइस ट्रांसमिट हो रही है. तो हमारे ब्रेन के एक पार्ट को लगता है कि यार बस सिर्फ वॉइस पे ही हमें मतलब काम करना है, मॉड्यूलेशन अप एंड डाउन, उसमें एक्साइटमेंट, एनर्जी सब कुछ डालना है. तो उससे इम्पैक्ट पड़ रहा है. बट हमने क्या पहना है, कैसे हम आई कांटेक्ट कर रहे हैं, क्या हमारी नॉन वर्बल बॉडी लैंग्वेज चल रही है, वो सब मायने नहीं रखता. पर जब हम कहीं से को मिलते हैं, उसी इंसान को 2 घंटे 3 घंटे बात कर रहे हैं और हमारी वॉइस से एक कनेक्शन बैठ जाता है. पर जब हम उस इंसान को मिलते हैं तो हमारी धारणा होती है, मान लो एक लुक्स की धारणा होती है, एक बॉडी लैंग्वेज की धारणा होती है. अगर वो काफ़ी हद तक मैच नहीं कर रहा है तो फिर हमें ना वो एक कहते हैं जैसा होता है ना कि मिसमैच लगता है. तो फिर हम थोड़ा सा कहते हैं यार
फ़ोन पे तो तुम बहुत अच्छा साउंड कर रहे थे या बहुत अमेजिंग चीज़ें बता रही थी तू, पर अभी तू बात नहीं कर रही। थोड़ा ये भी हो सकता है कि इनिशियल इनोवेशंस भी हों, जो अगर थोड़ा थोड़ा चला जाए टाइम के साथ तो फिर आदमी और खुलने लग जाता है, तो वो उस कॉन्टेक्स्ट पे भी डिपेंड करेगा। बट कमिंग बैक, अगर सिर्फ वॉइस कॉल है तो उसमें कुछ चीज़ें हैं जो कि नहीं आ रही हैं, विजुअल्स नहीं आ रहे। अगर कैमरे के साथ हम करते हैं तो फिर भी हो सकता है कि फिजिकल में शायद थोड़ा सा वो ना आ रहा हो, वो पर्सनालिटी के ऊपर भी हो सकता है। कि कुछ लोग हैं शायद वो कैमरे के पीछे बहुत पावरफुल ज़्यादा हैं थोड़े से कंपेयर टू जब वो किसी को मिलते हैं। आपके हिसाब से भी इंडिया में सबसे बेस्ट स्टोरीटेलर कौन है? बहुत सारे हैं जो आपको लगता है कि भाई ये इसकी बातें सुनना, मतलब कहीं भी बैठ के सुन सकते हो आप, चाहे कुछ भी बोले हो, बट जो कनेक्शन बिल्ड करता है। आई थिंक सदगुरु को मैं बहुत प्रेफर करता हूँ इन दैट काइंड ऑफ डोमेन। गौर गोपाल दास जी हैं, उनका बड़ा अच्छा ह्यूमर स्टाइल है। वो तो काफ़ी अच्छे हैं। हाँ, अगर आप कुछ पॉडकास्टर्स की बात करें तो रणवीर मुझे काफ़ी पसंद आता है, क्योंकि वो एक ठहराव लेकर बात करता है। अगर आप थोड़ा सा एंटरटेनमेंट की लाइन में जाते हैं, जैसे कहते हैं ना कि इम्प्रॉम्प्टू जिसको कहते हैं, एक तो होता है कि हम कुछ देख के फ्लो बना रहे हैं, एक होता है कि आप चल सकते हो कहीं से भी, हाँ कुछ निकाल सकते हो। तो आई थिंक वो चीज़ कपिल में बहुत अमेजिंग है। मैं कपिल का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। कपिल शर्मा, हाँ कपिल शर्मा का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। अंकुर वाइकरू आई थिंक बहुत अच्छे ओरेटर हैं, एंड मैं सिमरजीत का भी एक फ़ैन हूँ। वो कॉर्पोरेट इवेंट्स करवाते हैं, और उनका जो जैसे कहते हैं ना पोएम का अंदाज़े बयां है, और कुछ चीज़ें वो हिंदी में पंजाबी में भी जब करते हैं तो एक अलग तरह का ना एक वाइब्रेशन आता है। हाँ, और भी बहुत सारे हैं तो अभी सबका नाम लेंगे तो बहुत लिस्ट लंबी हो जाएगी। कुछ फ्रेंड्स भी हो कह रहे हैं हमारा नाम लो, हमारा नाम लो। अगर किसी के पास में कंटेंट बहुत सारा है तो व्हाट इज़ द राइट अप्रोच कि वो स्टोरी टेलिंग में घुस पाए? कभी कभार क्या होता है कि मुझे कोई स्पीच देनी है तो मैंने पॉइंट्स में डिवाइड कर दिया कि भाई ये मेरे को करने का, ये ऐसे बोलना है, इंट्रोडक्शन हो गया, फिर बीच का अपना पार्ट हो गया, उसके बाद में कंक्लूजन भी है। हम इसको आपके अकॉर्डिंगली स्टोरी टेलिंग फॉर्मेट इज़ मच बेटर, या वो चीज़ें ज़्यादा कनेक्ट होती हैं लोगों से, या फिर आप सीधा जाके ब्लंटली बोलते रहो? आई थिंक बहुत पावरफुल क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में इतना बड़ा फाउंडेशन है कि आपकी पूरी इनकम, पूरी लाइफ चेंज हो सकती है। द रीज़न इज़, जब मैं रिसर्च कर रहा था 8-9 साल पहले, स्टोरी टेलिंग सबसे पुराना माध्यम है कम्युनिकेशन का। कहते हैं कि इट्स 150,000 ईयर्स ओल्ड लैंग्वेज नोन टू मैनकाइंड। कहते हैं स्टोरी टेलिंग ह्यूमन एग्जिस्टेंस का डीएनए है। जब हम जंगलों में रहते थे कई हज़ार साल पहले, द ओनली वे आई कुड पास विजडम टू द नेक्स्ट जनरेशन इज़ थ्रू स्टोरी टेलिंग। तो दिन में हंटिंग होती थी, शाम को लीडर बैठता था अपने यंग ग्रुप के साथ और उनको कहानियाँ सुनाता था। तो कहानियाँ आज भी हमें कनेक्ट करती हैं। जब कोई पीपीटी नहीं था, कोई कीनोट नहीं था 30-35 साल पहले, तो स्टोरीज़ के थ्रू ज़्यादा हम काम करते थे। कीनोट पीपीटी पे काम करना चाहिए, एक अच्छी ट्रेल गाइड है, हमें सपोर्ट करती है, बट स्टोरी टेलिंग इतना पावरफुल है कि वो हम ह्यूमंस को कनेक्ट करती है। ना विदाउट नेमिंग एनी ब्रांड हेयर, बहुत सारे बड़े ब्रांड हैं जो कि इस वक्त $multi-million ब्रांड बन चुके हैं, और वो अगर आप अपना फाउंडेशन देखोगे ना तो वो सिर्फ स्टोरी टेलिंग पे बने हैं। मतलब उसका जो हार्ड कोर काम है वो स्टोरी टेलिंग है। वो अलग अलग स्टोरीज लाते हैं, इंस्पिरेशनल, मोटिवेशनल, पेन, स्ट्रगल, सब कुछ पर जो पूरी इनकी फाउंडेशन है वो स्टोरी टेलिंग पे बेस्ड है। सो कमिंग बैक, स्टोरी टेलिंग हमें बहुत डीप लेवल पे कनेक्ट करता है। कुछ टेक्निक्स हैं जिससे कि स्टोरी टेलिंग को बेहतर बनाया जा सकता है। कुछ लोगों के लिए स्टोरी टेलिंग थोड़ी ड्रैगिंग और बोरिंग रहती है। स्टोरी टेलर सभी हैं, सब कहानियाँ बुन रहे हैं दिमाग में, पर अगर आप स्टोरी टेलिंग को थोड़ा इंटरेस्टिंग, एक्साइटिंग, जैसे कहते हैं टेक मी टू द सीन, गिव मी अ हुक, गिव मी अ क्लाइमेक्स, क्योंकि स्टोरी में ना अगर हीरो या हीरोइन विन नहीं कर रही है तो डिपेंडिंग कॉन्टेक्स्ट ज़्यादातर लोगों को उतना चार्म फील नहीं होता। तो वो क्लाइमेक्स होना चाहिए कि आपको पेन हुआ, स्ट्रगल हुआ, ब्रेकअप हुआ, बिजनेस गया, जॉब गई, और फिर कैसे उससे आप उभरे, तो वो ना लोगों को खींचता है आपकी तरफ। आप देखोगे, अगर मान लो आप एक मैच देख रहे हो 2 टीम का, आप किसी साइड में नहीं हो, मतलब उस कंट्री के नहीं हो, मान लो, यू एंड अप सपोर्टिंग द अंडरडॉग टीम, बिकॉज हम नेचुरली बने हैं कि यार जो नहीं कर पा रहा ना कि करे वो। इसलिए रियलिटी शो में भी आप जब वल्नरेबिलिटी दिखाते हो, उनकी लाइफ की पास्ट चीज़ें दिखाते हो, तो हम ना उससे ज़्यादा जुड़ जाते हैं। जैसे वो अनबीटेबल्स ना है ना ग्रुप, स्लम्स में बच्चे वो बड़े हुए, अब वो अमेरिका तक भी गए, कितना नाम कमाया उन्होंने। डांस उनका बहुत अमेजिंग है, नो डाउट,
पर जब वो वल्नरेबिलिटी क्वेश्चन साथ में आ गए ना, तो वो थोड़े और एक्स्ट्रा स्पेशल बन जाते हैं. अब वो एक कहीं ना कहीं वो भी एक होकी है उनकी लाइफ का कि भाई वो एक पुश मिलता है उनको कहीं ना कहीं. तो जैसे मेरा सवाल उसी पे वल्नरेबिलिटी पे ही है, अगर पब्लिक आप पे हू कर रही है, जैसे आप बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, आप देखो वू करना स्टार्ट करती है या फिर आपको आप पे चिल्ला रही है या आपको वल्गर कमेंट्स दे रही है, वो माइंडसेट और वो प्रेशर आप कैसे हैंडल करते हो अगर आपके लाइफ में कभी आया हो या और किसी को सिखाना पड़े आपको? आई थिंक जो मेरा फर्स्ट थॉट आया कि वो आपको बिल्ड तो करता है, थोड़ा पेनफुल तरीके से करता है. द रीज़न आई से दिस, यू नो, मैं जब 10+2 में था पंजाब में, आनंदेश्वर स्कूल है अहमदगढ़ मंडी में, छोटा सा शहर है. तो हमारे टाउन के बगल में एक शांति तारा कॉलेज है जो उस वक्त नया नया ही खुला था. तो होता है ना कि आप 11th-12th कॉलेज में भी कर सकते हो, स्कूल में भी कर सकते हो. तो वहाँ पे कुछ स्पीच कंपटीशन था और उन दिनों में कंप्यूटर्स 97 की बात है, यू नो. तो उन दिनों में कंप्यूटर्स वो बड़े वाले नहीं होते थे मॉनिटर के साथ कीबोर्ड, तो वो कंप्यूटर्स होते थे. तो मेरा टॉपिक कंप्यूटर पे था क्योंकि मैं अपनी इंग्लिश टीचर को कंप्यूटर के ऊपर काफ़ी एडिटोरियल और इस चीज़ों में हेल्प करता था. तो मेरा थोड़ा सा लाइक था ग्रिप उस वक्त बेसिक MS वर्ड का. तो मंजीत मैम ने कहा कि ये स्पीच कंपटीशन है, तू चल ले, तू थोड़ा ठीक बोल लेता है, या तो इंग्लिश अच्छी है तो कर लेगा. तो अब इंग्लिश अच्छी होना और स्पीच देने में बहुत फ़र्क है. अब मैं कैलकाटा से आया था, मतलब पंजाब, तो मेरी थोड़ी इंग्लिश दूसरों से बेटर थी. जी. और एक और लड़की थी आशा, उसको भी किसी मेडिकल टॉपिक में ले लिया उन्होंने. और ऑब्वियसली बहुत सारे वहाँ पे स्पीकर्स थे, यू नो, सबका स्लॉट था 7-8-10 मिनट का. तो मेरे पास स्पीच थी और पोडियम में आप खड़े होते हो तो आपको ऑलमोस्ट देख के ही बोलना है, मतलब देखना है फिर बोलना है, देखना है बोलना है, काइंड ऑफ. तो जब मैं गया तो कॉलेज का क्राउड हमने नहीं देखा था पहले. हम तो स्कूल में टाई ये सब पहन के जाते थे. वो तो भाई पूरे अपने लाइक ड्रेस में, उस टाइम में जो भी फैशन था उसमें आए हुए थे, और 200-250 ऐसे ना यंगस्टर्स बैठे हैं हमारे एज के ही हैं. और हमें लग रहा है देख के कि भाई वो ज़्यादा लाइक हमसे चमक रहे हैं, ज़्यादा स्मार्ट हैं. हम टाई और शर्ट में गए तो उस पोडियम में जाके पता नहीं क्या हुआ, मैं फ्रीज हो गया. अब समझ में तो आ रहा है, पीछे से माम प्रॉम्प्ट दे रही है कि बोलो, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूं, और आवाज़ आ रही है, ओ चश्मू ते तो नहीं होना, आजा थल्ले आजा. पंजाबी, यू नो, हैकलिंग हो रही है. तो थैंक्स टू मंजीत मैडम, वो किसी तरह से मुझे वापस ले गई. फिर उन्होंने समझाया मुझे गाड़ी में कि भाई कुछ नहीं होता, चीज़ें होती हैं लाइफ में. उन्होंने एक शेर सुनाया था कि गिरते हैं, यू नो, सिपे सलार एक मैदान जंग में, वो क्या गिरे जो घुटनों के बल चले. तो क्या कोई बात नहीं है, लाइफ में चीज़ें होती हैं. बट बहुत पेनफुल था वो, मैं कई दिनों तक उसके बारे में सोचता रहा. तो आई थिंक कमिंग बैक जो आप बता रहे थे ना, अब तो मुझे पता है कैसे हैंडल करना है. कभी कभार ऑडियंस में कोई होता है जो आपको एक टफ टाइम देता है, वो आता है एक अपने बैगेजेस लेकर, ठीक है ना. जो मुझे लगता है अपने एक्सपीरियंस से, और जो सबसे इफेक्टिव तरीका है काम करने का इन अ प्रोफेशनल स्पीकिंग एनवायरनमेंट, अगर हम उनको नेगेट ना करें ना तो काम अच्छा चलता है. क्योंकि उनको ना सिग्निफिकेंस चाहिए होती है, उनको वो नीड चाहिए कि लोग मुझे देखें. तो वो शायद कॉन्शियसली नहीं जानते, पर वो सिचुएशन क्रिएट करते हैं कि लोगों का ध्यान मेरी तरफ आए, स्पीकर इतना चमक रहा है, मुझे भी चमकना, काइंड ऑफ. तो हम ये कहते हैं कि एक्नॉलेज कर दो. कोई भी बोले, कुछ भी बोले कि तुम गलत पढ़ा रहे हो, तो आप बोलो कि नो, थैंक यू फॉर शेयरिंग सच अ ग्रेट करेज, गिव हिम अ राउंड ऑफ अप्लॉज. बस वो ताली दे दी ना आपने, तो 80% काम तो हो ही जाता है. फिर आप उनको बोल सकते हो कि आप मुझे अकेले में मिल लो, आपको अगर और डिटेल्स चाहिए तो मैं आपको बता सकता हूँ. तो डिपेंड करता है कि उस कॉन्टेक्स्ट में क्या है. पर हाँ, कमिंग बैक की स्टेज पे जाने का ये थोड़ा सा चैलेंज कभी कभार होता है, क्योंकि ज़्यादातर लोग ना स्ट्रगलिंग स्पीकर को मदद करते हैं. अगर नहीं हो रहा ना, सब कहते हैं कि चल चल कर लेगा, बोल. कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं कि भाई नहीं, हम तो पकड़ेंगे. तो ये जैसे ये तो काफ़ी मैच्योर वे हैंडलिंग है कि आपने उसको एक्नॉलेज कर लिया, उसकी बेसिकली सुपर पावर आपने ले ली कि तुझे तू बहुत उछल रहा है, तो कोई बात नहीं, तो मैं एक्नॉलेज कर लिया, तू बोल रहा है, तेरा डाउट है, मैं बाद में डिस्कस कर सकते हैं. बट बच्चों के लिए बहुत टफ है ये, स्कूल किड्स के लिए बहुत टफ है. उनको अपने ही ग्रुप में या स्टेज पे बोलना है, तो उनके लिए कोई हैक स्मॉल सा जो वो बच्चों अगर करें, कोई टेक्निक हो सकती है या कोई कुछ भी रेमेडी हो सकती है जो भी वो लाइफ में उस या 10 मिनट 20 मिनट पहले या एक दिन पहले प्रेप कर सकते हैं बोलने के लिए. हाँ, स्टेज में जाने से पहले कुछ रिचुअल्स हैं जिससे मदद मिलती है.
तो मैं डेफिनेटली रेकमेंड करूँगा, आपको जो भी अच्छा लगे इसमें से आप पिक कर सकते हैं। मैं 3-4 दे देता हूँ जो मेरे लिए काम किए हैं। अभी तो मैं नहीं करता क्योंकि मैं उस स्टेज से आगे बढ़ गया हूँ। तो जैसे कहते हैं ना कि अगर आप अपना कोई बेस्ट फेवरेट म्यूजिक चलाते हो, वो पंजाबी, हिंदी, बंगाली, जो भी पॉप आपको अच्छा लगता है, सूफी, और अगर आप अपनी बॉडी मूवमेंट्स करते हो जितनी भी आपको के हिसाब से अच्छी लगती है, तो क्या कहते हैं ना, आप अपने पीक स्टेट को हिट करते हो इंस्टेंटली। अब वो बहुत देर तक नहीं रहेगी पर आपके लिए काम करेगी। तो स्टेज में जाने से पहले आप अपना बेस्ट म्यूजिक चला के अगर थोड़ा जो भी जैसे मैं आपको बताता हूँ मैं क्या करता था, मैं दिलजीत दोसांझ की म्यूजिक चलाकर, मैं जर्मनी में हूँ, ठीक है ना, मैं स्टेज पे जा रहा हूँ, सारे गोरे हैं, मैंने दिलजीत दोसांझ लगा रखा है अपने कान में, ठीक है ना, जट वो जो अब पता है, हाँ, और मैं अपने चेस्ट को पंप करता था ऐसे ऐसे और जंप करता था। वो मैंने थोड़ा टोनी से भी पिक किया था, तो उससे ना मेरे को स्टेट आता था। तो मैं ज़्यादा नहीं 3-4 मिनट करता था, हाँ, मैं फील करता था कि मैं ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड हूँ। तो वो डेफिनेटली ना आपके नर्वसनेस को शेक ऑफ कर देती है। अगर आपका स्टार्ट ठीक हो जाए तो ऑलमोस्ट 80% काम बन जाता है। अब और कुछ चीज़ें मैं बता सकता हूँ। आप कोई मंत्र आपको कोई पसंद है, गायत्री मंत्र या जो भी मंत्र है, आप उसका जाप कर सकते हो। अगर नहीं कर सकते तो सुन सकते हो। आप ग्रैटिट्यूड कर सकते हो। ग्रैटिट्यूड बहुत पावरफुल एक्सरसाइज है। अगर आप बैठ के लिखते हो ना कि थैंक यू फॉर माई मॉम इन माई लाइफ, थैंक यू फॉर माई टीम इन माई लाइफ, थैंक यू फॉर द फूड आई ऑन द टेबल, और अगर आप कैपिटल लेटर्स में लिखो तो आपको और ज़्यादा और प्रेजेंट बनाएगा वो। फिर एक और टेक्निक है, अगर कुछ नहीं है आपके पास पेपर पेन, तो आप बैकवर्ड काउंटिंग कर सकते हो। 30 से शुरू हो जाओ, कोई अचानक नंबर लाइक 47 से शुरू हो जाओ और बैकवर्ड काउंटिंग करो, तो उससे भी आपका प्रेजेंस बढ़ता है। फाइनली एक बोनस टिप भी दे देता हूँ। अगर आप डीप ब्रीथ करते हो, जस्ट नेचुरली आपको भी पता होगा इसके बारे में, नाक से आप पूरा जोर की सांस लो, जितना ले सकते हो, उसको होल्ड करो 1 or 2-3 सेकेंड्स, और फिर उसको मुंह से छोड़ो। तो क्या होता है ना कि थोड़ी प्रेजेंस बढ़ जाती है। आई नो ये शायद बहुत ज़्यादा मीनिंगफुल नहीं लग रहा होगा, पर आप जब करोगे ना ऐसे 7-8 डीप ब्रीदिंग, तो आपका प्रेजेंस पक्का 1 or 2% ज़्यादा हो जाएगा। तो ये कोई भी आई थिंक कर सकता है, स्कूल का बच्चा भी कर सकता है। बॉक्स ब्रीथिंग कर सकता है, एक बहुत बढ़िया चीज़ है वो। हाँ, और अगर टाइम थोड़ा है, डिपेंडिंग, जैसे मैं कभी कभी करता था पहले, कॉमेडी वॉच कर सकते हो। आपका फेवरेट जो भी स्टैंड अप कॉमेडियन है उसको जस्ट 10 मिनट देख लो, हंस लो। जब ह्यूमर होता है ना तो आप रिलैक्स हो जाते हो, कुछ हद तक तो हो ही जाओगे ना। Exactly. तो वो काम करता है। मतलब इस सारा खेली एनर्जीज का ही है, वो आपको कैसे ना कैसे रिलीज करनी है। तो मैंने अभी मेरा एक वर्कशॉप है जहाँ मुझे देना है, तो मैंने वहाँ पे कुछ चीज़ें प्लान करी हुई हैं कि भाई मेरा पहला वर्कशॉप है, तो आई विल बी डूइंग फ्यू ऑफ माई ब्रीदिंग टेक्निक्स जो मैं करूँगा पहले। तो वो कहीं ना कहीं इन रियल लाइफ अलग प्लेटफॉर्म के अलावा भी मैंने किया है, तो काफ़ी हेल्पफुल होता है वो। और ब्रीदिंग से बेस्ट तो कुछ है नहीं, इतना ऑक्सीजन लोगे आप तो और बेटर ही आप लोगों के लिए। आजकल आपने सुना होगा कि काफ़ी सारे AI टूल्स आ चुके हैं, स्पीचिंग इंडस्ट्री में भी आ चुके हैं। ChatGPT हो गया या और भी चीज़ें आ गई, गूगल ने अपना निकाला हुआ है। तो क्या ये पब्लिक स्पीकिंग फॉर्मेट में AI टूल्स यूज़ करना ये प्रैक्टिकल है या कहीं ना कहीं इमोशनल डिस्कनेक्ट करता है आपका? आई थिंक ये अगेन दोनों चीज़ें लेकर आता है, अपने प्लसेस भी लाता है और माइनसेस भी लाता है। मेरे कुछ क्लाइंट्स हैं जिनको मैंने रेकमेंड किया है, ऑब्वियसली आई एम श्योर अगर आप सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा, मैं नाम नहीं लेता। कुछ ऐप्स हैं जो आपकी एलिक्यूशन को इम्प्रूव करती हैं। तो मेरे क्लाइंट्स के साथ, कुछ लोगों के साथ कॉमन क्वेश्चन होता है कि उनका जो कहते हैं ना कि प्रोनाउंसिएशन, एनाउंसिएशन, उनका लाइक मुंह पूरा खुलता नहीं है, जैसे मेरा नहीं खुलता था 15-16 साल पहले। तो आई हैड द ब्लेसिंग, आई वेंट थ्रू अ वॉइस एंड एक्सेंट ट्रेनिंग बिकॉज मैंने कॉल सेंटर ज्वाइन किया था। तो मेरे को काम किया गया था, रोल योर टंग, ओपन योर माउथ। तो अगर आप थोड़ा और मुंह खोल के बात करोगे तो आपकी आवाज़ थोड़ी बेहतर निकलेगी। तो उस एंगल से जहाँ तक मुझे दिखा है बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि जो मेरे 1-2 क्लाइंट्स अभी कर रहे हैं इसको, तो मुझे फीडबैक देते रहते हैं वो कि सर, और मुझे सच में फील हो रहा है अब जो मेरे से बात करते हैं ना, तो उनकी क्लैरिटी बेटर हो रही है। तो आई थिंक डेफिनेटली दैट्स एन एडवांटेज। अगर आप सोचते हो कि AI के साथ ऐसा कुछ आप कर लोगे कि ऑडियंस फील कर लोगे और ये कि ग्रुप सामने बैठा है, आई डोंट नो कि वो कितना वर्क करेगा। मुझे लगता है पर्सनली, एटलीस्ट अभी इस मोमेंट में वो इफेक्टिव नहीं हो पाएगा। वो आपको वो आपको रियल ऑडियंस के साथ ही आएगा, चाहे वो जूम से है, चाहे वो रियल ऑडियंस के साथ है। वो AI आई थिंक आपको अभी दे नहीं पाएगा उस लेवल पे। हो सकता है एक टाइम आ जाए कि एक होलोग्राम ऑडियंस बन जाए और आप फील करो कि रियल ऑडियंस है, बात कर रहे हो।
पर आज के टाइम में एटलीस्ट मेरी नॉलेज में आपको रियल मसल बिल्ड करने पड़ेंगे. तो हाँ, इट कैन हेल्प यू, इट्स एन एडवांटेज, बट इट इज़ नॉट एवरीथिंग व्हेन इट कम्स टू आपका प्रेजेंस ऑन स्टेज. तो वो आपको बिल्ड करना पड़ेगा बाय बिल्डिंग दोज ब्रेन मसल्स. अगर हम इंट्रोवर्ट वर्सेस एक्सट्रोवर्ट की बात करें, अक्सर क्या मतलब मेजॉरिटी ऑफ टाइम्स यही बोला जाता है कि भाई ये तो हमारा लड़की तो भाई बहुत एक्सट्रोवर्ट है, कहीं भी खड़ा कर दो बोलती रहेगी, बोलता रहेगा, सबसे कनेक्ट हो पाता है. तो इंट्रोवर्ट्स की जर्नी, उसमें ऐसा क्या होता है कि वो अपनी बातें खुल के नहीं रख पाते हैं? आपको क्या लगता है? आई थिंक मेरी एक्सपीरियंस में इंट्रोवर्ट कुछ होता नहीं है सच, क्योंकि हम हमेशा बात करते हैं. और मैं अपनी लाइफ से एग्जांपल देता हूँ. 30 साल तक की एज में मैं इंट्रोवर्ट की ही कैटेगरी में आता था, क्योंकि मेरी लाइफ की जर्नी कुछ ऐसी रही, कुछ बुलिंग हुई थी, कुछ काफ़ी डिस्क्रिमिनेशंस हुए थे. तो आई थिंक पता क्या, हम ना अपने आसपास एक प्रोटेक्शन शील्ड बना लेते हैं. हमें पता होता है कि अगर हम यार बोलेंगे या ऐसा कुछ करेंगे तो वो एक्सपीरियंस पेनफुल फिर से होंगे, तो भाई इससे अच्छा है कि कम बोलो या बोलो ही मत. तो वो हम शील्ड बना लेते हैं. आई थिंक इंट्रोवर्ट्स अगर देखा जाए मेरे हिसाब से तो ज़्यादा स्मार्ट लोग हैं. वो कुछ चंद स्पेशल लोगों के साथ बात करते हैं और वहाँ करते हैं जहाँ सबसे ज़्यादा उनको पता है कि इफेक्टिवनेस ज़्यादा है. बट हाँ, मैं स्टिल भी वर्ल्डली लेवल पे समझ रहा हूँ कि एक होता है कि पर्सनालिटी ऐसी कि भैया जब भी मिलोगे बातचीत, ये हेलो हाय हैंडशेक सब होता है. कुछ हैं जो आई कॉन्टैक्ट नहीं बनाते या फिर उतने वार्मथ नहीं दिखाते हैं. सो कमिंग बैक, इंट्रोवर्ट भी पब्लिक स्पीकिंग कर सकते हैं, उसमें कोई चैलेंज नहीं है. आई थिंक वो एक अपने हिसाब से अलग तरीके से बहुत पावरफुल स्पीकिंग कर सकते हैं. मेरा अगर कुछ कॉन्टेक्स्ट ऑफ लाइफ देखा जाए तो मैं खुद को स्टिल लोनर मानता हूँ. मतलब आप मुझे हफ्ते 10-15 दिन के लिए छोड़ सकते हो विदाउट एनी ह्यूमंस अराउंड मी एंड आई कैन लिव. अगर मेरे बेसिक चीज़ें मेट हैं तो मुझे हफ्ता 10 दिन 15 दिन लोगों की ज़रूरत नहीं पड़ती. तो उस कॉन्टेक्स्ट में मैं एक इंट्रोवर्ट हूँ और मुझे ऐसा फील होता है कि जब मैं स्टेज पे जाता हूँ तो मैं कुछ चैनलाइज भी करता हूँ, जो पूरा एक्सप्लेन करना पता नहीं मुझे कैसे इसको वर्ड दूँ. बट कई ऐसे पल होते हैं मेरे साथ स्टेज पे जब मुझे लगता है कि कौन था, कैसे ये आया, कैसे ये फ्लो आया और कैसे ये साउंड बाइट निकली. तो आई थिंक अगर आप और जैसे ना कनेक्ट करोगे सोर्स से तो वो एनर्जी आपके थ्रू फ्लो करती है. ऐसे कई इंसिडेंट हुए हैं मेरे साथ स्टेज पे जब मुझे फील हुआ कि देयर इज सम एनर्जी अराउंड मी सपोर्टिंग मी ऑन दैट जर्नी. सो कमिंग बैक, आई थिंक इंट्रोवर्ट्स भी पब्लिक स्पीकिंग कर सकते हैं. इट्स अ स्किल दे कैन पिक अप, बट बस उनका थोड़ा जो स्टाइल होगा, स्ट्रक्चर होगा और जो शायद उनकी ट्रेनिंग होगी थोड़ी सी डिफरेंट होगी कंपेयर टू व्हाट वी सी एज एक्सट्रोवर्ट पीपल, क्योंकि उनका एनवायरनमेंट ऐसा रहा होगा शुरू से कि उनको ये एक्सट्रोवर्ट नेचर मिला है. थोड़ा सा सीरियस सवाल है कि आपको इसके बारे में क्या लगता है कि किसी बचपन में घर का एनवायरनमेंट, और जैसे आपने बताया आप भी बोले हुए कभी ना कभी, तो वो हमारी स्पीकिंग स्किल्स पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालता है. घर में अगर आप दबे हो, आपको दबाया जाता है, या अगर आपको बुलाता है तो बच्चा है, तेरे को क्या पता, तू क्यों बोल रहा है बीच में, क्या पता उस बच्चे का कुछ वर्ड्स या कुछ लाइन ऐसी हो जो शायद आपके सेंटेंस को फिल अप कर दे, लेकिन हम उसको दबा देते हैं. तो ये कहीं ना कहीं आपको क्या लगता है कि ये इसके नेचुरल कॉन्फिडेंस लेवल और प्लस स्पीकिंग स्किल्स पे इम्पैक्ट करता है? आई थिंक सिर्फ स्पीकिंग पे नहीं, पूरी लाइफ पे इम्पैक्ट करता है. कई एग्जाम्पल्स हैं. एक एग्जाम्पल क्विक से देना चाहता हूँ कि मेरे मेंटर किसी के साथ काम कर रहे थे, उनके स्टटरिंग पे देखा गया. जब डिग डाउन किया गया तो ऑलमोस्ट 30 साल पहले जब वो 7-8 साल का था, तो वो उसकी एक स्ट्रैटेजी थी अपने पेरेंट्स को लड़ने से हटाने के लिए. क्योंकि जब आप स्टटरिंग करते हो ना तो वक्त लेते हो, और जब वक्त लेते हो तो आदमी को रुकना पड़ता है इन मोस्ट केसेस. तो वो उसने एक स्ट्रैटेजी बिल्ड की सबकॉन्शियसली कि अगर मैं स्टटर करूँगा तो मेरे पेरेंट्स मेरे को सुनेंगे और थोड़ा रुकेंगे. जो ये लड़ रहे हैं इतने पागलों की तरह, तो वो थोड़ा फ्लो रुकेगा उसका. तो फिर वो स्टटरिंग उसके अंदर धीरे धीरे वो चली गई और वो उस स्टटरिंग के साथ रहा ऑलमोस्ट 30 ईयर्स, मे बी 25 ईयर्स लेट्स से. और फिर जब उस पैटर्न को ब्रेक किया गया तो वो स्टटरिंग चली गई. अभी रियल एग्जांपल है, अब हमारी ऑफिस का है. अभी एक हमारे पास बच्चा आया डिजिटल मार्केटिंग पे, तो मैंने ऑब्जर्व किया कि वो दिखता है उसकी आंखों में चमक है
और उसके ब्रेन में प्रोसेसिंग चल रही है, क्योंकि मैं इतने सालों से काम कर रहा हूँ साइकोलॉजी पे और स्पीकिंग पे, तो मैं उसको थोड़ा सा प्यार से पोक करता हूँ स्वीटली, तो फिर वो 1-2 लाइन में आंसर देता है। तो फिर मैंने थोड़ा सा पूछा टीम से रिसर्च करवाया, तो जैसे होता है ना कैजुअल मीटिंग में जो आपका स्ट्रॉन्ग टीम प्लेयर है वो जाके बात करता है फ्रेंडली, तो समझ में आया कि 2 साल एक ऐसी जगह जॉब की है उसने जहाँ पे बोलना काइंड ऑफ अलाउड नहीं था। आप कुछ भी बोलोगे वो नेगेट होगा, लाइक शट अप काइंड ऑफ थिंग। तो भाई साहब वो उसकी वॉइस ही ऑलमोस्ट चली गई है काइंड ऑफ, उसको लगता है कोई फ़ायदा नहीं है मीटिंग में बोलने का, कोई सुनने वाला नहीं है, बल्कि ऊपर से डांट पड़ेगी। तो ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट आपकी स्पीकिंग पे तो करता ही करता है, आपकी पूरी लाइफ पे भी करता है। और हमारे देखो बंद दरवाज़ों के पीछे बहुत कुछ होता है, हम एज अ कल्चर बात नहीं करते। थैंक गॉड इन द लास्ट फ्यू ईयर्स हमने मेन मेंटल हेल्थ पे बात करना शुरू किया, ठीक है ना। इससे पहले कोई मेन मेंटल हेल्थ पे बात नहीं करता था। और ये जो पूरा ये डायलॉग चमकाया गया है ना, इससे मूवी को पैसा बहुत बना है, पर ये हकीकत नहीं है लाइफ की कि मर्द को दर्द नहीं होता। हर मर्द को दर्द होता है। आई एम श्योर आपको भी पता होगा, मुझे ही पता है, और जो सुन रहे हैं मर्द हम सब बाथरूम में अकेले में कोने में रोए हैं। मैंने एक बहुत ब्यूटीफुल चीज़ सुनी थी कि जब वो बेटा बड़ा होता है ना, तो वो अपने बाप से खुल के बात नहीं कर पाता जब उसके बॉडी में चेंजेस हो रहे होते हैं, और माँ से वो दूर हो जाता है धीरे धीरे। लड़की फिर भी बहुत बातें मम्मी से कर लेती है, तो बेटा किससे बात करे? बाप के साथ हमारे कल्चरली वो लेवल नहीं होता। एटलीस्ट थोड़ा अच्छा चेंज हो रहा हो, पर हमारे टाइम में तो बिल्कुल नहीं था कि आप ऐसी कोई बात कर सकते हो। तो आपके अंदर चेंजेस हो रहे हैं, आप अपनी मम्मी से दूर हो रहे हो, तो आप दोस्तों में फिर वो चीज़ ढूंढना शुरू करते हो, ठीक है ना। और फिर हम एक अलग वर्ल्ड में क्लोज होते चले जाते हैं। हमें ब्रेड अर्नर बनना है, हमें प्रोवाइड करना है, हम जंग लड़के आए, हंट करके आए बाहर से, हमें 4 लातें पड़ी हों, 5 रिजेक्शंस मिली हों, हम घर आके मुस्कुरा देते हैं, हम नहीं बात करते, ठीक है ना। तो आई थिंक इट्स गुड कि हम मैंने मेंटल हेल्थ के बारे में पहली बार बात करना हमने शुरू किया है। इस टॉपिक को हम लोग सीरियसली ले रहे हैं। नहीं तो एक दिन पता लगता है कि भाई किसी को आप बहुत एडमायर करते हो, राइट, पता लगा कि उन्होंने 16 बार अपने आप को चाकू से घोंप लिया। ऐसे कैसे कर लिया भाई? मेरा आइडियल था यार, मेरा जो मान लीजिए जो भी है, मतलब मैं बता नहीं रहा हूँ, अरे मैं तो आई यूज्ड टू लुक अप टू हिम। ऐसे कैसे आदमी 16 बार अपने आप को भोग सकता है? तो आप सोचो क्या उस इंसान के ब्रेन में चल रहा होगा फॉर फ्यू डेज कि आदमी ऐसा एक्शन ले सकता है। आपको सुन के आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सो कमिंग बैक, या नहीं, आपने सही बोला, मर्द को दर्द होता है। इस पे हमने एपिसोड बनाया, वो देखिए। मर्द को सच में दर्द होता है, और ये कहने की बातें हैं, बस एक मार्केटिंग एक बना दिया गया है सॉफ्ट चीज़ें कि भाई इंसान हम भी हैं और पेन हमें भी फील होता है। तो क्योंकि आजकल ना एक बड़ा चीज़ें बोली जाती हैं कि एक कहीं ना कहीं अननोइंगली वो एक टैग लग गया कि भाई मर्द इक्वल्स टू मनी, कि वो उसका काम सब चीज़ें वैसी हैं। बट धीरे धीरे अब ऐसे प्लेटफॉर्म्स हमारी तरह भी आ रहे हैं जो इस चीज़ों को पकड़ के बैठे हैं कि भाई इन पे बात करना बहुत ज़रूरी है। और क्योंकि ये घर की स्मॉल चीज़ें, बचपन की चीज़ें से लेके सारी बॉडी का मेंटली इमोशनली वो जो डेवलपमेंट होता है वो आपके बिल्कुल घर के अंदर होता है। वहाँ से अगर आपके पौधे में सही टाइम पे पानी आ गया तो वो पौधा फूल बनाएगा, नहीं तो वो फूल बन जाएगा, सिंपल सा। तो ये अप्रोच होनी चाहिए, लोग धीरे धीरे इसको ओपन अप कर रहे हैं। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अपने चैनल के थ्रू मैं ढेर सारे ऐसे टॉपिक्स को लेके आए जहाँ पे हार्ड हिटिंग ट्रुथ बाहर आया कि भाई ठीक है, 25 साल 30 साल पहले इंडिया बहुत अलग था, एक टैबू था, उस टैबू को आप तोड़ के फेंको, जब नॉर्मलाइज करो। मेंटल हेल्थ नॉर्मलाइज करना चाहिए, घर घर तक पहुंचना चाहिए। और आप जैसे लोग हमें बार बार मिलें और हम और भी डिस्कस करें चीज़ों पे। तो यही हमारा एक चैनल का भी मोटिव है कि हम मेंटल हेल्थ को एक बहुत नॉर्मलाइज लेवल तक लेके जाएं। करना भी चाहिए ना, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी जैसे हम स्पीकिंग स्किल्स की बात कर रहे हैं, तो हमने कभी कभार बहुत बार रील्स में देखा है, एक सेगमेंट आता है लिखा हुआ टेक्स्ट में कि भाई ग्रुप में अगर कोई लास्ट में बोल रहा है तो वो सबसे डेंजरस है।
ये मिथ है, इसको थोड़ा ब्रेक करो। हम बहुत बार देखा है कि जो ऑब्जर्व कर रहा होता है लास्ट में बैठ के, भाई उसने क्या बोला, वो सबको सुन रहा है, लेकिन जब वो लास्ट में बोलता है, दैट्स द मोस्ट डेंजरस पर्सन इन दैट ग्रुप। ऐसा क्या है, क्यों है ये? आई थिंक ये कुछ धारणा बन गई है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अगर आप देखोगे ना, तो इवन फ्रॉम अ सीक्वेंस पॉइंट ऑफ व्यू ये नेचुरल है कुछ हद तक। जैसे मान लीजिए कि 10 का ग्रुप था, 9 लोग बोल चुके हैं, तो 10वां जो है उसने सबको ऑब्जर्व किया, सबके पॉइंट्स को कहीं ना कहीं प्रोसेस किया है। तो ये काइंड ऑफ थोड़ा ऑटोमेटिक हो जाता है कि भाई अब जो लास्ट पर्सन है वो कंक्लूड बेटर करेगा, बिकॉज उसने सबको सुना है, उसने सबको एक्सपीरियंस किया है। तो शायद अब जो लास्ट पर्सन है वो एक हमें टॉप नॉच पे छोड़ेगा। एंड काइंड ऑफ अगर आप देखोगे इसको ना, नॉट टेक्निकली बट अगर काइंड ऑफ देखोगे तो लगता है कि भाई वो बड़ा भाई या सबसे बड़ी सिस्टर बन गई है। ऐसा होता है ना कि बड़े और बड़े भाई जो सिस्टर हैं, जो उनको सबसे ज़्यादा पता होगा, कल्चरली होता भी है ना, तो वो सीक्वेंस के वजह से आई थिंक मेरे ख्याल से होता है। बट हैविंग सेड दैट, उनके पास कोई ऐसा स्पेशल 4 ब्रेन्स या 7 काइंड ऑफ अदर कैपेबिलिटीज नहीं होती है मल्टीप्लाइड। इसको काफ़ी मार्केट गिरा रहा है, काफ़ी लोग इसमें मैंने जैसे बहुत सारे ग्रुप्स देखे हैं दोस्तों के और कलीग्स के, तो कहीं ना कहीं वो इस क्वालिटी को ज़्यादा अहमियत दे रहे हैं कि हमने सबका सुन लिया, हम लास्ट में राउंड टेबल पे लास्ट में बोलेंगे वी विल दैट गॉड फादर कि भाई हाँ अपने। तो ये मेरे हिसाब से थोड़ा सा फेक है, कुछ है नहीं कि आपको जो बोलना है वो आप पहले भी बोल के आप निकाल सकते हो। आपका अगर अगर आपके दिमाग में बहुत नैरो माइंडेड थिंकिंग है कि भाई किसी का, सपोज फॉर एग्जांपल आप किसी का ग्रोथ नहीं देख पा रहे, किसी से बहुत जेलस हो, तो भाई वो आप 10 मिनट पहले बोलो या आधे घंटे बाद बोलो, माइंड सेट तो सेम ही रहना है आपका। वो आप बोलोगे वही चीज़ जो आपको बोलना है। तो ये दिखाना, शो ऑफ करना कि भाई हम लास्ट में सबको ऑब्जर्व करेंगे, बाकी तुम भाई ये गिमिक लगता है मुझे बहुत बार। मैं तो हमेशा अपने क्लाइंट्स को बोलता हूँ कि गोइंग फर्स्ट इज द सेफेस्ट बेट। आपको लगता नहीं होगा, बट इन मोस्ट केसेस डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द मीटिंग, प्रेजेंटेशन जो भी है, अगर आप पहले निपट लो ना, तो लोगों को ना कोई कंपैरिजन नहीं है। अच्छे हुए तो भी बहुत अच्छा, एवरेज गया तो भी ठीक है। एग्जैक्टली। अगर बहुत अच्छा चला गया और आप फॉलो कर रहे हो उसको, तो भाई यू आर इन काइंड ऑफ ट्रबल टू सम एक्सटेंट, बिकॉज लोगों की एक एक्सपेक्टेशन बन गई है ना। अब आप यहाँ प्ले कर रहे हो इवन लिटिल बिट लोअर, तो लोग तो भाई वहाँ आपको कंपेयर करवा रहे हैं ना, तो दिस इज गोइंग टू बी चैलेंजिंग। एक टर्म वो बहुत फेमस है हमारे, आई एम श्योर आपके एज ग्रुप में भी होगा, फेक इट टिल यू मेक इट। तो ये एग्जैक्टली इसको अगर आप डिफाइन करो किसी बंदे के लिए, ये कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म में हमारी ग्रोथ के लिए एक बर्नआउट तरीके से नहीं देखा जा सकता। आपको क्या लगता है इसके बारे में? आई थिंक जो फेक इट टिल मेक इट जब बना था ना, जहाँ तक मुझे लगता है, इसको कम से कम 50-40 साल तो हो गए। जब मैं कॉल सेंटर में जॉब करता था 2003 में, तो हमें सिखाया जाता था सेल्स में कि सेल अ कॉम टू अ बॉल्ड हेड गाय एंड अ शेवर टू अ सरदार जी, लेट्स से। वो उन दिनों में काम कर गया, बट आई डोंट थिंक कि AI के ज़माने में, इंटरनेट के ज़माने में आप बार कोड स्कैन करो, आपको पूरा प्राइस लिस्ट आ जाता है, अमेजन पे क्या है, फ्लिपकार्ट पे क्या है, कहाँ पे क्या है, ठीक है ना। तो वो फेक इट टिल मेक इट जब बना था तब पावरफुल था, और अभी भी कुछ कॉन्टेक्स्ट में यूज़ हो सकता है, पर वो बहुत थोड़े कॉन्टेक्स्ट हैं। आप मान लीजिए कि 1 मैन या 1 वुमन आर्मी हो एज अ बिजनेस पर्सन, और आपको अपना एक क्रेडिबिलिटी बनाना है। तो फ़ोन रिंग हुआ, तो आपने उठाया, थोड़ा सा वॉइस चेंज किया, बोला ओ लेट मी कनेक्ट यू टू मिस्टर थिन, लेट मी कनेक्ट यू टू सार्थक सर। तो वो थोड़ा सा चल सकता है। आपने ईमेल लिखा एज अ एडमिन पर्सन, पर आप ही हो, शुरू में आपका बिजनेस आप ही सब कुछ हो, पर आप फिर भी 2-3 चीज़ें दिखा रहे हो। आई डोंट थिंक दैट इज हार्मफुल और डेंजरस। अब आप फेक कर रहे हो कि भाई आपने 4 दोस्तों से बुलवा दिया कि सार्थक की कोचिंग तो भाई साहब मेरी लाइफ बदल दी, मैंने 100 किलो वजन कम कर लिया, मेरे को तो अपनी लव लाइफ मिल गई। तो वो इट्स वेरी चैलेंजिंग। आप समझ रहे हो ना, पता लगा आपने AI से कुछ बना दिया और आपने फोटो डाल दी कि देखो भाई आई एम डेटिंग सेलिब्रिटीज एंड आई एम विद दिस टॉप प्लेयर हियर हैंगिंग आउट। तो आई थिंक दैट कुड पुट यू इन मैसिव ट्रबल। हो सकता है आपका थोड़ा टेम्पररी काम चल जाए, फेक आ जाए आपको ना फेम, पर उसके बाद जो आपके प्रॉब्लम आएगी, ओ गॉड, दैट यू हैव नो आइडिया अबाउट। सो फेक इट टिल मेक इट आई थिंक टू सम एक्सटेंट वर्क्स। आज के ज़माने में टू लार्ज एक्सटेंट आई थिंक यू गॉट टू बी वेरी केयरफुल। तो ये आपके हिसाब से कॉर्पोरेट में भी सेम चीज़ें, क्योंकि देखा गया है कि कॉर्पोरेट में बोलते हैं कि भाई मतलब हिंदी भाषा में बोले बॉस की चापलूसी,
कर रहा है वो लीडर बन जाता है, अच्छा बोलने वाला लीडर बन जाता है। तो ये माइंडसेट कहीं ना कहीं जो हमने क्रिएट किया है, ये और टैलेंट को ओवरशैडो नहीं करता? आई थिंक पब्लिक स्पीकिंग वाली बात करूं अगर मैं इसमें, डेफिनेटली करता है, और ये जो करता है ना, ये बहुत पेनफुल है लोगों के लिए। जैसे कि 15 साल पहले मैं उन कैटेगरी के लोगों में आता था जो देखता था कि यार मैं सबसे पहले आता हूँ, या जो 3-4 लोग सबसे पहले आते हैं उनमें मैं हूँ। मैं ऑफिस में ऑलमोस्ट सबसे लेट जाता हूँ। नॉलेज मेरी बहुत अच्छी है, प्रोडक्ट नॉलेज या जो भी उस काम के ऊपर है, पर इन्होंने प्रमोट तो इसको कर दिया। क्या हुआ भाई, मैं चलो सीनियर भी हूँ मान लो, वो भी पहले नहीं था। एक प्लेस में उन्होंने कहा कि नहीं भैया तुम इतने सीनियर नहीं हो, तो आपने तो सुन लिया वो पहले 1-2 साल 3 साल तक। फिर आप देख रहे हो कि भैया जो आपसे जूनियर है वो भी आगे जा रहा है। तो डेफिनेटली इट्स अ अनफेयर कट थ्रोट वर्ल्ड वी आर पार्ट ऑफ। हैविंग सेड दैट, आई थिंक जो मुझे लगता है कि आपको पॉजिटिव साइड देखना चाहिए कि आपका फाउंडेशन इतना स्ट्रांग हो जाता है ना उस ग्राउंड पे काम करके, और जो भी आपने वो पेन 2-3-4 बार एक्सपीरियंस किया है वो आपको बिल्ड कर देता है। मैं अपनी एग्जांपल देता हूँ। जब मैंने स्पीकिंग शुरू की तो मैं ये बड़े भाई साहब टोनी जी के लिए स्पीकिंग करता था, और एक इत्तेफाक था जिससे मेरे को वो अपॉर्चुनिटी मिली। लास्ट मिनट कोई स्पीकर कैंसिल हो गया और मैं स्टाफ में था, और उनको पता था कि मैंने कंपनी ज्वाइन इसलिए की कि मुझे पूरा स्पीकिंग इन एंड आउट सीखना है, पूरा इवेंट इंडस्ट्री समझना है। तो किसी ने बोला कि ये सुना है कि कुछ कर लेता है बट वी डोंट नो इफ यू कैन डू इट। तो उन्होंने इससे मुझे 2 घंटे का टाइम दिया कि भाई देखो ऐसा स्पीकर नहीं आ रहा है, तुमको करना तो बताओ, हम कैंसिल कर देंगे इवेंट। तो मैंने कहा हाँ बिल्कुल करेंगे, क्योंकि मेरे मेंटर ने सिखाया था पहले हाँ बोलना है, फिर बाद में फिगर आउट करना है कैसे करना है। तो मैं ऑलमोस्ट 5 साल तक स्पीकिंग करता रहा डेली वेज पे। उसी स्पीकिंग के एक और स्पीकर को आप समझ लीजिए 50 to 80 टाइम्स, इवन 100 टाइम्स पेमेंट मिलती थी, क्योंकि मैं ऑफिस में था ना, तो मेरे सब फ्रेंड्स बन गए, एशियंस थे, अकाउंटेंट वगैरह। तो थोड़ी बहुत बात हो जाती थी, लाइक दे वुड नॉट रिवील एवरीथिंग, बट आपको गेस हो जाता था कि कितने का चेक कट रहा है कमीशन का अगले स्पीकर का, और बुरा लगता है वो। 3 साल तक तो मैं चुप रहा। 4थे साल से मैंने वॉइस आउट करना शुरू किया कि भाई मैं भी थोड़ा स्पीकर फी अगर मिल जाए तो अच्छी बात है। तो वो कहते हैं कि नहीं भैया हम तो आपको बेहतर बना रहे हैं, हम आपको इतना बड़ा स्टेज दे रहे हैं, आपको इतना बड़ा ब्रांड दे रहे हैं, पता कितना खर्चा है आपको, बल्कि हमें पैसे देने चाहिए आपको स्टेज पे चढ़ाने के लिए। कुछ हद तक वो सच भी था, गलत नहीं था, पर उन 5 ईयर से मेरी फाउंडेशन इतनी स्ट्रांग हो गई ना, मेरा इतना स्टेज टाइम क्लॉक हो गया, मतलब भगवान से निम्रता के साथ बात कर रहा हूँ, आपको पता लग जाता है कि आपका एक लेवल आ चुका है। ठीक है ना, आपकी कन्वर्जन सबसे बेस्ट हो चुकी है, आप ऑडियंस की नर्व पकड़ सकते हो, आप देख सकते हो कौन रो रहा है ऑडियंस में, कौन हंस रहा है और कौन शायद इतना प्रेजेंट नहीं है, या फिर कौन थोड़ा डोज ऑफ कर रहा है। तो ये भी एक एडवांटेज आप देख सकते हो, बट आई एम नॉट सेइंग कि इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस टू बी इन। और आपको ये भी मानना चाहिए कि आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन, क्योंकि अगर आप एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे, आपका बॉस आपको देख नहीं पा रहा है उस वैल्यू सिस्टम में, तो कुछ हद तक आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। अगर आप सिर्फ सोचते रहो कि यार मैं इतना काम करता हूँ बॉस के लिए और वो देख नहीं पा रहे, क्यों नहीं वो समझ रहे कि आई डिजर्व द प्रमोशन, ऐसे नहीं हो पाएगा। You have to voice it out. You have to find a way to go and negotiate in a better way. Ask powerful questions कि भी what needs to happen for me to be in this position? What do you want to see in me happening as a skill? और मुझे क्या कोर्स करना है या सीखना है और क्या काम करना है कि मैं ये सेम हाई प्रमोशन डिजर्व कर सकूं। साथ पूछे ग्रेस के साथ। तो आई एम श्योर आपको अपने कम्युनिकेशन पे डेफिनेटली काम करना चाहिए। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल टू हैव है। और जैसे आपने बताया था ना, स्कूल कॉलेज में तो सिखाना चाहिए पर नहीं सिखाते। पब्लिक स्पीकिंग मैंडेटरी कर देनी चाहिए मेरे हिसाब से। होना चाहिए एक क्लास फिजिकल एजुकेशन की ले रहे हो तो ये भी एक बहुत बड़ा एक पार्ट है उसका डेवलपमेंट का। एक हम टर्म बोलते हैं बी योरसेल्फ। आपकी जर्नी में ऐसा क्या मोमेंट आया था कि जब आपको अपना हुक मिल गया, अपना एक लेवल मिल गया कि ये मेरा ओरिजिनल स्टाइल है ऑफ स्पीकिंग? जैसे कभी कभार किसी को आप ग्रीट करते हो तो आप सब कुछ तरीके से आप बोला जाता है। किसी से आप हेलो बोल रहे हो, ये तो आपको एक अपना इंट्रोडक्शन का स्टाइल हो गया, एक बोलने का स्टाइल हो गया, अपने आप को प्रेजेंट करने का स्टाइल हो गया। तो वो आपने अपने अंदर वो एक ओरिजिनल फ्रेम कैसे ढूंढा और वो क्या था? आई थिंक हम बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशंस कर रहे थे पॉडकास्ट स्टार्ट करने से पहले। तो ऐसे आई थिंक कुछ सीरीज ऑफ एक्सपीरियंसेस हुए होंगे
जो आई थिंक सबसे प्रोफाउंड जहाँ से मुझे लगता है कि मेरी फाउंडेशन या वो एक जैसे कहते हैं ना बर्थ लिया हुआ चीज़ों ने, वो टोनी के इवेंट पे था। टोनी के इवेंट पे थर्ड डे पे वो एक इमोशनल प्रोसेस कराते हैं आपके किसी ट्रॉमा को, किसी पास्ट वेरी बैड एक्सपीरियंस को ट्रिगर करके हिप्नोटिक वे से बाहर लेकर आते हैं और रिलीज करवाते हैं। तरीका होता है आप रिलीज करते। तो वो वननेस स्टेट जो भी, इसको ग्रैटिट्यूड भी आप कह सकते हो, वो टोनी करवा रहा था। तो कहता है कि भाई आप अपने लाइफ के सबसे हसीन पलों को याद करो और शुक्राना करो। तो उसका उल्टा हो गया। शुक्राना के चक्कर में मैं चला गया बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स में जहाँ लाइफ ने हमारी मतलब बड़ी बैंड बजाई हुई थी। तो भाई वो सब याद आने लग गए, गुस्सा आने लग गया। ग्रैटिट्यूड में तो आदमी फ्लोट करता है, मैं हैवी होता चला गया रहा। फिर मैं रोने लग गया, इतना रोया मैं। तो थैंक गॉड वो उनके ना कुछ कोच घूमते रहते हैं इस एक्सरसाइज में, उनको पता होता है हैवीनेस आती है। एक कोच के साथ बात हुई तो उनका NLP तरीका होता है वो पैटर्न ब्रेक करते हैं और फिर वो आपको, अब तुम्हें समझ में आ रहा तब नहीं आ रहा था, वो आपको लेके चलते हैं नेविगेट करवाते हैं, एक वेवलेंथ पे ले आएंगे आपको। हाँ। तो जब वो उन्होंने कराना शुरू किया ना, तो फिर वो अकरेंसेस ऑफ मोमेंट्स आए जहाँ पे से वो हैवीनेस आई थी, जहाँ पे हमसे गलती हुई, नहीं ना चाहते हुए, जैसे अपने डैड को इंसल्ट कर दिया क्योंकि आपकी लाइफ इतनी बुरी चल रही है कि आप अपने फादर पे आप चढ़ गए। ठीक है ना। अब उन्होंने तो जो बेस्ट कर सकते थे करा उन्होंने आपके लिए, पर आपको लगा नहीं बेस्ट। तो फिर वो मोमेंट आपके लिए हैवी रहता है कि भाई मैंने अपने पापा को ऐसे कैसे बोल दिया। ऑलमोस्ट मान लीजिए अपने पापा को लूजर बोल दिया आपने, ठीक है ना। उनकी पूरी प्रेजेंस को आपने डिमिनिश कर दिया, आपको गुस्सा था इतना, ठीक है ना। तो फिर आपकी लाइफ में कोई और आया, उसने आपके मान लो 3 लाख मार लिए, तो वो आप उस पर भी गुस्सा हो क्योंकि वो गुस्सा वहां से ऐड हो गया। तो कमिंग बैक वो एक फॉरगिवनेस प्रोसेस का रिलीज हुआ उस इंसिडेंट में। और जो सबसे बड़ी बात समझ में आई मेरे हिसाब से, क्योंकि हम अपने हिसाब से एक्सपीरियंस लेते हैं ना, तो मुझे सबसे बड़ी बात समझ में आई कि भाई अगर तुमको ग्रेट स्पीकर बनना है, ग्रेट ह्यूमन बीइंग बनना है, ग्रेट फादर मदर जो भी बनना है, वो कभी भी आप नहीं बन पाओगे जब तक आप ग्लास अपना खाली करोगे। आपका ग्लास भरा होगा, स्रोत से लब आता है, ओवरफ्लो हो रहा है, वो सबके लिए है। ग्लास भरा हुआ मेरे लिए हमेशा है, मैं खाली ग्लास से लोगों को भर नहीं सकता। तो जो सिंपल चीज़ समझ में आई कि आपको खुद से बेपनाह मोहब्बत करनी पड़ेगी, होनी चाहिए। बस वहाँ से पल्ले बांध ली चीज़, और फिर उसके बाद ना मेरी पर्सनालिटी चेंज होने लगी, मेरा वॉइस टोन चेंज होने लग गया, मेरी आई कांटेक्ट बदलने लग गई। मेरे लोगों के साथ जब मिल रहा था ना, तो एनर्जी बहुत अच्छी थी, रादर देन कोई ज़्यादा जेलसी या ग्रीड, वो है भी थोड़ी सी, बट बहुत ज़्यादा मिनिमाइज होने लग गई और लोग अलग लाइट में देखने लग गए आपको। और चेंज हो गया। हाँ। ओके। तो बस मेन चीज़ समझ में आया कि भैया खुद से प्यार बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी। जी। अपनी जैसे इसी जर्नी के अंदर आप ऐसा मोमेंट बहुत सारे आए होंगे जहाँ पे आपको लगा कि भाई मेरी एनर्जीज बहुत ज़्यादा है, मैं नर्वस भी हो रहा हूँ, दैट इज़ अ ह्यूमन साइड। तो उस नर्वसनेस को आपने, वो जो एक एक्साइटमेंट की में एक आप मानो, उसको आपने कन्वर्ट कैसे किया नर्वसनेस टू एक्साइटमेंट में? आई थिंक ब्यूटिफुली लाइक शेयर्ड है। जब आप किसी बड़े स्टेज पे जाते हो तो आपको एड्रेनलिन रश होता है। ट्रू, वेरी ट्रू। जी। तो एक्साइटमेंट होती है कि यार आप 5,000 लोगों के सामने पहली बार जा रहे हो। हाँ। ठीक है ना। अब वो आपको माइक अप कर रहे हैं और बहुत बड़ी खुशी है कि आपके ऑडियंस में आपकी वाइफ बैठी है, आपके फादर इन लॉ, आपके मदर इन लॉ आपको पहली बार इस बड़े स्टेज पे देखेंगे। पर साथ में ऑब्वियसली जैसे आपने कहा कि नर्वसनेस भी है। इतने बड़े स्टेज पे कभी गए नहीं, अगर कुछ गलत हो गया, कुछ फंबल हो गया, तो वो कैसे मैनेज होगा। जी। तो आई थिंक उस टाइम पे मैं खुद को अपनी सीख दे रहा था। देखो आसान नहीं है और पूरी तरह आप पे काम करेगा ये भी गारंटीड नहीं है। जी। तो फिर मैंने कहा कि भाई देखो अमनदीप, तुमने इतना समझ लिया है इन 3-3.5 सालों में, जो भी तुमने 200-250 वर्कशॉप्स कर लिए हैं, चाहे 100-150-200 लोगों के साथ किया आपने, कि जब आप परफॉर्मेंस मोड में जाते हो फुल ऑन, तब एंजाइटी और बढ़ती है। तो जो तुमने ये डिस्कवरी मोड की है कि भाई जितना लेट गो परफॉर्मेंस कर सकते हो करो, एंड स्टार्ट डूइंग वैल्यू बेस्ड कॉन्वर्सेशन, ठीक है ना, तो उतना ही आप नेचुरल रहोगे।
तो वो एक ना खुद को एक मैसेज देते हो। अगर आप देखोगे ना ऋषभ पंत का भी वीडियो वायरल हो रहा थोड़ा सा, वो एक गलत शॉट मार के खुद को ही बात कर रहा होता ना, जी तो ऑब्वियसली वहां तो आप वॉइस आउट नहीं कर रहे हो, बिकॉज एक बंदा माइक अप कर रहा हो, सुन सकता है आपको। आप अपनी लैंग्वेज में पंजाबी में, हिंदी में खुद को कह रहे हो कि सब ठीक हो जाना, कोई गल नहीं, तय सिर्फ जो हैगा तो उदा ही रहना है ना, बातें करनी है जैसे आप नॉर्मल करते हो। 200 के साथ इवेंट किया हुआ, वही इवेंट है, बस थोड़ा एक्सटेंडेड वर्जन है। अब थोड़ा में 5000 लोग बैठे हो तो बहुत ज्यादा आपको पता है, वो भी ब्रेन बाप से बात कर रहा है कि बेटा 200 लोग तो नहीं है, ठीक है ना। तो कमिंग बैक, आई थिंक आप ही डिसाइड कर सकते हो आपको खुद को एक कहते हैं इनर टॉक देकर। और एक और चीज जो काम करती है, एक एक्सटर्नल है, आप इनकैंटेशन कर सकते हो। इनकैंटेशन थोड़ा एफर्मेशन का एक एक थोड़ा एक्सट्रीम वर्जन है, जहाँ आप थोड़ी बॉडी को भी यूज करते हो और आप वर्बल भी कुछ साउंड्स निकालते हो कि आई एम द वॉइस, आई कैन डू दिस, जो भी आपके लिए काम करता है। तो वो अगर आप 5-6 चीजें थोड़ा रिपीट करते हो और वही जो रिचुअल्स थोड़ा जंप ये सब, तो आई थिंक थोड़ा शिफ्ट हो जाता है आपका ब्रेन, एंड देन यू गो। और एक बार आप स्टेज पे चले जाते हो ना, तो फिर आई थिंक कुछ पलों के बाद जो शुरू के होते हैं 1-2 मिनट बाद, फिर आई थिंक कुछ किक इन कर जाता है, फिर आप फ्लो करने लग जाते हो। वाह, थोड़ा अपनी जर्नी के बारे में बताइए सर, कि एक पंजाब से उठा हुआ इंसान कोलकाता से वो टोनी रॉबिन्स के सेमिनार तक कैसे पहुंचा, उसकी क्या जर्नी रही है? आई थिंक अभी तो ऐसा लगता है कि डेस्टिनी डिज़ाइन थी। तो हाँ, कैलकाटा से जर्नी शुरू हुई, एक कमरे के मकान से। मॉम डैड अनपढ़ थे, तो उनको लगा कि यार बच्चे इंग्लिश मीडियम में जाने चाहिए। मेरी एक बड़ी बहन है, दीदी है, जब उन्होंने अपनी अर्निंग्स वगैरह देखी तो उनको लगा कि यार दोनों को क्या है, हम तो एक को भी नहीं भेज सकते। तो हमारे पड़ोसी बड़े ही आई थिंक नेक दिल इंसान थे, उन्होंने काफ़ी पर्सनल लोन हेल्प करी हमारे फैमिली के लिए। मॉम रिटर्न में बहुत काम करती थी उनके लिए, क्योंकि होता ना एक्सचेंज, रेसिप्रोकेशन। और उन्होंने सबसे बड़ी चीज़ जो आई थिंक दी मेरी स्पेशली मॉम को, वो इंस्पिरेशन। उन्होंने अपने कॉमन लैंग्वेज से कहा कि तू बेटे को लगा, अगर कुछ होगा देख लेंगे। अब एक कमरे के मकान में रहते हुए काफ़ी फाइनेंशियल चैलेंजेस थे। गद्दा होता था तो मॉम रात को बिछाती थी, सुबह साइड में कर देती थी। और किचन के लिए हमारा शेड था टीन का, ऐसा होता ना टीन वाला शेड। तो जब कलकत्ता में 3-4 महीने बारिश होती है तो चैलेंजेस होते थे। हम वो स्टोव होता है ना, वो कॉपर वाला पीतल टाइप, तो उसको इसमें पंप करना पड़ता है, वो चलाते थे। और एक ओल्ड स्टाइल चूल्हा भी होता था जिसमें कोयला लग के ना नीचे से ऊपर आप आग जला सकते हो। हाँ, वो मिट्टी का बनता है। हाँ, तो वो 2 ऑप्शंस थे। तो कभी कभी बहुत धुआं भर जाता था जब बारिश में अंदर कुकिंग होती थी, तो चैलेंजेस थे। बट आई थिंक एज अ बचपन आपको ये सब महसूस नहीं होता। आपके पास खाना है, जो पेरेंट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, कपड़े आपको नेबर से मिल जा रहे हैं, सेकंड हैंड है। सिर्फ दुर्गा पूजा के बाद एक नया जोड़ा मिलता था। तो चैलेंजेस थे फाइनेंशियली, पर मेरे लिए वो इतने चैलेंजेस नहीं थे। मैं बड़ा खुश था। हमारा जो आसपास का पड़ोसी का माहौल था ना, बड़े अच्छे थे। 4-5 जो कहते हैं ना नेबर, सब रेंट आउट कर रहे थे, और लैंडलॉर्ड भी बहुत ही फ्रेंडली थे, घोष फैमिली थी। मैं थोड़ा चर्बी था बचपन में, मतलब सीधे बोलो तो मोटा था, बहुत ज़्यादा नहीं था, बट डिसेंट था तो मैं थोड़ा कहते हैं ना मजाक का हिस्सा बन जाते हो। उसको ऐड ऑन करने के लिए मैं मिक्स चाइल्ड हूँ। मेरे डैड जट सिख पंजाबी हैं, बहुत गोरे हैं, ऑलमोस्ट लाइक जैसे होता ना सेब लाल लाल हो जाता थोड़ा, इस तरह का कम्प्लेक्शन है उनका था। अब मॉम बंगाली हैं, उनका रंग काफ़ी सांवला है। तो मैं नॉर्थ और ईस्ट का फ्यूजन हूँ। अब देखिए, किस्मत कई अच्छी भी होती है, कई चीज़ें बुरी भी होती है। मैं इंग्लिश मीडियम गया, मेरी दीदी नहीं गई, पर दीदी बहुत गोरी है मेरी। मैं थोड़ा सांवले रंग में आया। मेरा रंग थोड़ा और भी ज़्यादा सांवला था पहले, लंदन जाके थोड़ा इम्प्रूव हो गया। तो लोग ये जताते थे, क्योंकि हमारा ना थोड़ा 2 ग्रुप होता था, बंगाली ग्रुप, नॉन बंगाली ग्रुप। तो दोनों ग्रुप से ये जताया जाता था कि भाई तुम हमारे नहीं हो, हमारे साथ बिलोंग नहीं करते हो, तुम अपने भाइयों के साथ जाके उधर खेलो। तो वो बोलते थे कि भाई देखो, तुम्हारा नाम तो सिंह है, पर तुम दिखते नहीं हो, लगते नहीं, तुम उधर जाओ बंगालियों के बीच में। तो ये 2 डिफरेंट वर्ल्ड क्रिएट हो गया माइंड में। और फिर ये सब समझाया गया कि भाई तुम प्योर एनफ नहीं हो, तुम्हारे अंदर इम्प्योरिटी है। क्योंकि बच्चे कुछ भी बोलते हैं ना, और आप उन चीज़ों को सत्य मानने लग जाते हो कुछ वक्त के बाद। तो 13-14 साल की एज में आके ये काफ़ी ब्रेन में ना ब्रेन वॉश हो गया कि आई एम इम्प्योर, आई एम नॉट गुड इनफ। ये सब भर गया कि मैं मोटा हूँ, सुस्त हूँ, स्लो हूँ, ये सब मेरी आवाज़ बन गई। तो जब मैं 16 साल का था, मेरे फादर का एक्सीडेंट हो गया टैक्सी का। वो कुछ कर नहीं पाए, तो हमें गाँव ले आए पंजाब में। अब वहाँ पे
जो मेरा पीयर ग्रुप था वो डिफरेंट था मेरे से, वो उनकी दाढ़ियाँ थी, वो पटका बांधते थे, फार्मिंग करते थे, तो वहाँ मेरी थोड़ी बुलिंग शुरू हो गई। और इस स्टेज के लाइफ में यू नो आई वाज कॉन्टेम्पलेटिंग टू एंड माई लाइफ। सो मैंने रेजर ब्लेड रखा हुआ था अपने विंडो के आसपास कुछ दिनों के लिए, कुछ रातों को उसको होल्ड करके रिस्ट के आसपास। उस वक्त लगता था कि यार तुम ये कर नहीं सकते, जो लोग बोलते हैं सच ही बोलते हैं, तुम कुछ नहीं कर पाओगे अपनी ज़िंदगी में। बट लाइफ को कुछ मंजूर होती है। तो कुछ दिनों में मैजिक हुआ, एम्बे ने मुझे ढूंढ लिया, पता नहीं कैसे नाम मिला उनको, एड्रेस मिला, इनविटेशन मिला एम्बे का। मैं जलंधर गया 120 किलोमीटर अपने गांव से एम्बे मीटिंग अटेंड करने। डॉक्टर ब्रैच थे स्टेज पे, वो फर्स्ट डायमंड बने, कनाडा से आए थे बिजनेस करने के लिए। और क्या बोल रहे थे भाई साहब इंग्लिश में, और क्या स्टाइल था उनका, प्रोडक्ट, बिजनेस, और फैन हो गया मैं एकदम। भाई ये क्या चीज़ है, मेरे को भी मांगता थोड़ा सा डर लग रहा था कि भाई कैसे होगा, क्या होगा। पर उन्होंने कहा कि देखो बिजनेस नहीं भी ज्वाइन करोगे तो ठीक है, बट यहाँ से बुक जरूर लेके जाना। अगर आप अपने लाइफ को चेंज करना चाहते हो, सक्सेसफुल होना चाहते हो, तो बुक पक्का लेके जाना एक। तो पीछे गया, उनका कलेक्शन था। मेरी दुनिया इंट्रोड्यूस हुई पर्सनल डेवलपमेंट से पहली बार। मैं 2 किताबें ली वहाँ से, थिंक एंड ग्रो रिच, हाउ टू स्टॉप वरिंग स्टार्ट लिविंग। पढ़ा, समझ में आया कि भाई ऐसा है कि अगर लाइफ इंप्रूव करनी है ना तो काफ़ी चीज़ें तुम्हारे हाथ में है। पढ़ो, सीखो, लिखो, बढ़ो आगे, और कोई नहीं रोक सकता। तो बस फिर उस जर्नी में आगे पढ़ते पढ़ते दिल्ली आ गए, टोनी की किताब मिली, फिर यूके चले गए, फिर टोनी का इवेंट किया, और फिर लाइफ डायरेक्शन देती चली गई। काफ़ी चैलेंजेस आए, पेन आए, इवन पैंडेमिक में बिल्कुल माइनस हो गए तुम तो, क्योंकि हमारा फिजिकल इवेंट का काम था, हम तो वर्चुअल करते ही नहीं थे। पैंडेमिक आया तो भाई साहब इतने स्मॉल कोर्ट क्लेम के केसेस आए हमारे पास, इतने क्रेडिट कार्ड के चार्ज बैक, क्योंकि यूके में आप चार्ज बैक कर सकते हो, आपने नई सर्विस दी तो कार्ड पैसा ले जाएगा। ओवरड्राफ्ट मतलब सरप्लस हो गया, माइनस में चले गए हम। वाइफ ने घर चलाया 1 साल, बहुत टफ टाइम था। बट कमिंग बैक लाइफ लेकर आना चाहती थी कहीं पे। फिर वर्चुअल सीखा, कैमरे में कैसे बोल के बात करनी है, जूम में कैसे एक्सपीरियंशियल गेम्स, एक्सरसाइज बनाने हैं, वो सब डिस्कवर किया। और आई थिंक लाइफ इंटरेस्टिंग जगह पे आ चुकी है। वेरी इंस्पायरिंग सर। हमें लगता है कि हमारी लाइफ में केओस आता है ना तो वो एंड है, जबकि केओस के बाद वो एक इतना बड़ा वास्ट लैंड होता है जिसमें हम अपने अकॉर्डिंगली फूल लगा सकते हैं, पेड़ लगा सकते हैं। मैं बहुत चीज़ें पोइटिकली समझाने की कोशिश करता हूँ हमेशा कि एक स्टॉर्म आ गया, बहुत ज़्यादा परेशानी है, सब कुछ उड़ गया, लेकिन उसके बाद में अगर आपने देखा होगा आसमान साफ़ होता है, वो मिट्टी की खुशबू बहुत अच्छी होती है। और वही टाइम होता है जब हमें रियलाइज़ होता है कि यार अगर हमने ये मोमेंट निकाल दिया तो आगे तो सब कुछ साफ़ है, बहुत हम कुछ ना कुछ बिल्ड कर ही लेंगे। और आपकी स्टोरी ऐसी रही है कि ये एक ऐसा मोमेंट होता है जब आपने बोला कि आपके हाथ में ब्लेड था और आप यू वाज जस्ट ट्राइंग कि भाई मैं एंड कर लूँ चीज़ें, तो कहीं ना कहीं कॉस्मोस ने बोला था बेटा रुक जा, अभी बहुत रेसेस बाकी हैं और उसमें सार्थक को मिलना है, अभी सार्थक को मिलना है, और अभी बहुत चीज़ें तुझे को अचीव करना है, तेरे आइडल से मिलना है। तो ये कहीं ना कहीं वो एक इनर वॉइस होती है जो हमें रोकती है, और वही हमें आइडेंटिफाई करनी चाहिए हमेशा। जो सुसाइड एक ऐसा चीज़ है जो बहुत क्रिटिकल है, बहुत सेंसिटिव चीज़ है, लेकिन जो लोग देख रहे हैं अगर ऐसा मोमेंट आता है तो प्लीज़ सर की जर्नी देखो, और क्या बेहतरीन तरीके से वो निखरे हैं। वो बिखरे थे तो निखरे थे। मेरा ये मानना है कि जो आदमी बिखरता है वो निखरता ही है एक लेवल पे। तो ऐसी जर्नी श्योर लोगों को कहीं ना कहीं इंस्पायर करेगी, और आज हमारे इस पॉडकास्ट से वो बहुत चीज़ें लेके जाएंगी घर पे। सर जाने से पहले एक लास्ट चीज़ जो आप मेरे लिए बोलना चाहो, मेरी पब्लिक के लिए बोलना चाहो, जो आपने अपने इस 15 साल के करियर में सीखी हो, और पर्सनल चीज़। मैं कहना चाहूँगा थैंक यू जी, मुझे इस पॉडकास्ट पे इनवाइट करने के लिए। जी सर। जितनी देर हमारी बात हुई, जितनी देर हम मिले, जी, आई थिंक यू आर ऑन अ ग्रेट जर्नी, थैंक यू। यू हैव एन इंटेंशन टू सर्व। और एक बहुत प्यारी चीज़ तुमने अपने स्टाइल में बोली थी कि जब कोई पॉज आता है, यूनिवर्सल इंटरवेंशन हम जिसको कहते हैं,
वो अपने साथ बहुत सारी अमेजिंग चीज़ें लेकर आता है। जी जी जी। बट वो क्या कहते हैं ना, खोलने में थोड़ा वक्त लगता है, और जब खुल जाता है तो फिर अंदर लगता है अरे ये गिफ्ट था मेरे लिए। हाँ। उससे पहले लगता है कि अरे यार सब हिल रहा है, सब जा रहा है। जी। तो आई थिंक वो बहुत अमेजिंग था जो आपने शेयर किया अपने स्टाइल में। वो आई थिंक मेरे अंदर कहीं घर कर गया पॉज, क्योंकि मैं पॉज पढ़ाता हूँ ना, जी। तो मेरा एक अलग एंगल है उसका। बट तुम्हारे हिसाब से जब मैंने देखा तो वो एक बहुत अमेजिंग चीज़ मुझे समझ में आई। और लास्ट में बस यही कहना चाहता हूँ, मेरे ज़िंदगी का सबसे बड़ा जो निचोड़ है निकल के आया है, अगर कभी कभी मुझे सवाल ये मिलता है कि अगर एक चीज़ आपको बताना हो कि हम कैसे बेटर कम्युनिकेटर बन सकते हैं, जी। मुझे लगता है कि मेरा सबसे बड़ा जो मूल मंत्र है अनशेकेबल कॉन्फिडेंस का, जी। वो है खुद से बेपनाह मोहब्बत। वाह। आई थिंक गॉड को कोई शक नहीं था, कोई कंफ्यूजन नहीं था, कोई डाउट नहीं था जी। जब हम कंसीव हुए होंगे। ट्रू। ठीक है ना, वो बिल्कुल यूनिवर्सल डिफाइंड मोमेंट था। Exactly. मेरी स्किन कलर, मेरा वॉइस टेक्सचर, मेरा लुक्स, मेरी इंग्लिश एबिलिटी, जी। मेरा बैकग्राउंड, मेरे पेरेंट्स, सब कुछ डिजाइंड है फॉर अ रीजन। Exactly. हम जितना पोस्ट करेंगे उतना हम अपनी ग्रेटनेस से दूर जाते हैं। जितना हम एक्सेप्टेंस में आएंगे जी। और आंसर्स मिलेंगे आपको, हाँ कुछ लोगों के लिए शायद वो 10 महीने में आते हैं, कुछ लोगों के लिए वो 10 साल में आते हैं, कुछ लोगों को शायद 25 साल भी लग सकते हैं। जी। पर इफ यू स्टे ऑन द पाथ एंड इफ यू कीप लविंग योरसेल्फ मैडली डीपली, आई बिलीव इन व्हाट मैजिक आपकी लाइफ में अनफोल्ड करेगा। सो बी इन लव विथ योरसेल्फ। वाह, मज़ा आ गया सर आपसे बात करके, और आई एम श्योर आप दोबारा टाइम निकालेंगे। आप नहीं निकालेंगे तो हम आपके पास में आएंगे, लंदन में आएंगे। हाँ पक्का। बहुत मज़ा आया आपसे मिलके, और बहुत चीज़ें मैं भी आज घर लेके जाऊंगा। और हमारा ना मकसद होता है कि हम लोगों की लाइफ ट्रांसफॉर्म करें, हम बेस्ट करें अपना। और अगर मुझे आज 2 लोग आके बोले कि सर मैंने आपका पॉडकास्ट देखा और वो गेस्ट ने हमें इतना कुछ सिखाया, वो मेरे लिए बहुत फुलफिलमेंट है। और मैं उसी लाइट के लिए जीता हूँ कि अपना चैनल चला रहा हूँ, एक प्लेटफॉर्म दे रहा हूँ कि भाई किसी की लालटेन में मैं तेल डाल दूँ और उसकी जलती रहे, दैट इज़ द मोटिव। तो थैंक यू सो मच सर, और एक बार दोबारा मिलेंगे। लवली मीटिंग में सर। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, कीप डूइंग इट। लवली सर।